हाय, वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। मैं हूँ जिया। आज जो मेरे साथ हैं वो आपको एक दौर की याद दिलाएंगे। गोल्डन एरा कहते हैं उसे, जब उनको देखने के लिए हम संडे को पूरी फैमिली के साथ इकट्ठे बैठ जाया करते थे कि हमें इनको देखना है। क्या था महाभारत, धर्म क्या होता है, इनकी बातें बस सुनते थे और लगता था कि हाँ, बस यही सच है। ये जब जब स्क्रीन्स पर आए, चाहे फिल्में हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, चाहे महाभारत हो, जब ये स्क्रीन पर आते थे तो आप इनको देखना मिस नहीं कर सकते, आप बस स्क्रीन को देखते चले जाते थे। वेरी हैंडसम, अमेजिंग एक्टर आज मेरे साथ हैं गजेंद्र चौहान। सो वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे फेवरेट चैनल 93.5 ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और आज मैं आपके साथ हूँ। और प्लेजर सर, और प्लेजर सर। एक्चुअली आप जब यहाँ पर आए और एक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, आपने एक बात बताई कि गूगल पे बहुत सारी बातें आपके बारे में है नहीं और आज आप वो बताना चाहते हो। आई एम ग्लैड कि आपके फैंस को आपके बारे में और बातें आज जानने को मिलेंगी जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, मैंने अननेसेसरी पब्लिसिटी कभी की नहीं अपनी, और तो गूगल को जहाँ से जो कलेक्शन हुआ वो उन्होंने डाल दिया। बहुत सारी गलत है, यहाँ तक कि मेरी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है उसके ऊपर। ओके। और मुझे जो फैंस हैं वो गलत डेट पे मुझे हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हूँ आज 93.5 रेड एफएम पर, आपका गजेंद्र चौहान, आपका अपना चैनल, आपका अपना युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर की जो जर्नी है वो तो बहुत ही अमेजिंग है और हमने देखी हुई है, लेकिन से करते हैं कि सर, आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कैसा रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी रही, क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने काफ़ी अच्छी स्टडीज़ की हैं। आपने दिल्ली में एम्स में भी आपका है करियर। आपकी आपकी वो जर्नी शुरुआत करते हैं, बताइए। जिया, मैं एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। बात अच्छी है कि वो गांव दिल्ली में है, करोल बाग जोन में खामपुर गांव है। और उस गांव में 200 घर भी नहीं है, और उस गांव में लोग सपने में भी मुंबई के बारे में सोचते नहीं हैं। इतना आइसोलेटेड गांव है। और मैं उन दिनों कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा था और एम्स में मैं सेलेक्ट हो चुका था। और उसके बाद एम्स से मैंने रेडियोग्राफी का डिप्लोमा किया था और वहीं पे सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट में था। आई वॉज अ पाइनियर ऑफ सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट। ओके। तो मैंने बहुत देश के वीआईपीज़ की ब्रेन स्कैनिंग की है, तो मुझे मालूम है उनके ब्रेन्स में क्या क्या चलता है। एनीवे, गांव खामपुर से जर्नी शुरू हुई। और सर, वो गांव में आपका बचपन कैसा था? कुछ यादें हैं आपकी जो आपको अब भी याद आती हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आप कैसे खेलते थे? बिकॉज वो दौर ही कुछ और था। मेरे फादर साहब जो थे वो हमेशा ये चाहते थे कि हम चारों भाई, हम 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और कि पढ़े लिखे। वो कहते थे पढ़ो और बढ़ो। और मुझे उनकी एक ही चीज़ याद है, उनकी पिटाई। मैं सबसे छोटा था और सबसे ज़्यादा पिटाई मेरी हुई है घर में। ओके। और शायद उस पिटाई का असर है कि आज तक मैं यहाँ पहुँच पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रगल करना सिखाया, मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। तो वही कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, गांव में जो लट्टू चलाना, ये जो हरकतें होती हैं। मुझे याद है एक बार एक हमारे गांव के पास में बाग था और हम लोग छुपा छुपी खेल रहे थे, और मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता था। वो मधुमक्खी सारी मेरे को चिपट गई और पूरा मेरा बदन सूज गया था बड़ी मुश्किल से। गांव में तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 60s, ओके। अर्ली 60s और लेट 50s का। तो कई दिन लगे थे, 10-12 दिन लगे थे मुझे नॉर्मल होने। ओह। तो इस तरह की हरकतें जो गांव में होती हैं, शरारतें करते हैं बच्चे। हाँ। और मुझे याद है कि हमारी स्कूल की फ़ीस जो है 9 पैसे होती थी। हाँ। 9 पैसा पर मंथ। और घर से 10 पैसा मिलता था, तो 1 पैसा बचता था, और 1 पैसे से हम स्कूल के बाहर जो है वो चने वाला बैठता था। तो 1 पैसे में इतने सारे चने आते थे, मुट्ठी भर जाती थी। हाँ। तो ओके। ये दौर रहा मेरे गांव का। और गांव में कभी ये था कि होली के दिनों में हमारे यहाँ एक फंक्शन होता था जो 10 दिन चलता था, ओके। और गांव के बीचों बीच चलता था। और उसमें बहुत सारी स्किट्स होती थी, बहुत सारी एंकरिंग होती थी, बहुत सारे प्लेज होते थे। तो मैं सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस वक्त शायद वो एक्टर का एक, जो कहते हैं ना, बीज बोया जा रहा था। तो हाँ। मैं अलग अलग भूमिकाएं करता था
में। ओके। और गांव वाले बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैं थोड़ा शरारती बहुत था बचपन में, इसलिए पिटाई भी बहुत हुई है। सर वो होली के दौरान आपने कौन सा एक किरदार किया हो जो आपको याद हो? मैंने पुलिस वाला किया, डॉक्टर का किया। मेरे ब्रदर पहले पुलिस में थे तो उनकी ड्रेस लेके, वो इतनी बड़ी ड्रेस थी, मैं पहन के आ जाता था और वो पुलिस वाले का रोल करता था। और एक्ट्रेस की बहुत कॉपी करता था मैं उन दिनों। समझ में तो आता नहीं था, छोटे थे हम लोग, लेकिन जो टीवी पे देखते थे वो चीज़ें हम लोग अपने में अपनाने की कोशिश करते थे। और इसी तरह गांव के और 4-5 लड़के थे, हम लोग सब मिलके जो है स्किट्स बनाते थे। जब हम लोग गांव के लोगों के नाम के ऊपर स्किट्स बनाते थे, हाँ हाँ। कि किस बड़े आदमी का नाम किस वर्ड से शुरू होता है और उसी के ऊपर स्किट बनाते थे। ओके। तो ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग रहता था और वो 3-4 घंटा चलता था रोज़, शाम को 10 दिन तक। ओके। तो वो मेरा शायद एक्टर बनने का एक शुरुआती दौर रहा। कहीं से परमात्मा ने कहा कि तुमको एक्टर बनना है ज़िंदगी में, तो ये रास्ते से जाओ। फिर मैंने स्कूलिंग किया, उसके बाद में दिल्ली में ही आनंद पर्वत के ऊपर स्कूल है, रामजस नंबर 2, और उसमें मैं 6 से 11 तक वहाँ पढ़ा। और वहाँ क्या होता था कि हम लोग लेट होने का डर रहता था कि लेट हो जाएंगे, तो एक बड़ा वहम सा था कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख दो तो शायद मास्टर जी पिटाई नहीं करते थे। तो हम लोग, वो आनंद पर्वत के ऊपर था स्कूल, तो हम लोग पत्थर पे पत्थर रख के जाते थे जब लेट हो जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था और अच्छी खासी पिटाई होती थी स्कूल में भी। हाँ, लेकिन वो दौर ही कुछ और था ना वो सर। दौर अलग था। फिर क्रिकेट में मुझे बहुत शौक था, मैं क्रिकेट खेलता था स्कूल की तरफ से और अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए उस वक्त। और यही शुरुआती दौर है मेरे गांव का, मेरे स्कूल का। सर आपने बताया कि आपके गांव में ऐसा था कि मुंबई जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। जी तो वो कौन सा था टाइम जब आपको रियलाइज हुआ कि आपको मुंबई आना चाहिए? नहीं, ऐसा था कि मेरे फादर साहब जो हैं मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि दिल्ली में हो जाए एडमिशन तो अच्छा है, लेकिन हुआ नहीं। तो रेडियोग्राफी में एम्स में हो गया मेरा एडमिशन। ओके। तो पिताजी ने बोला कि चलो ये कर दो, तो मैं वो डिप्लोमा ज्वाइन कर दिया था। और उन दौरान भी मैं बाहर के NDA, IMA और CET, ये इस तरह के एग्ज़ाम से कंपटीशन में अपीयर हो रहा था। उन्हीं दिनों हमारे एक दोस्त थे, हमारे साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि यार दिल्ली में एक्टिंग गुरु हैं रोशन तनेजा साहब, वो आ रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो तू ट्राई कर ले। ओके। तो मैंने कहा कब है ये? बोले कल है और चैम्सोल क्लब है दिल्ली में, रफ़ी मार्ग के ऊपर, वहाँ चला जा। तो मैं लेकिन ये आप जो कर रहे थे जी उसके साथ आप एक्टिंग ऑलरेडी सोच रहे थे या फिर? नहीं, मैं एम्स में भी स्टेज संभालता था पूरा। ओके। और वहाँ भी स्किट्स वगैरह करता था, एंकरिंग करता था। ओके। कोई भी बड़ा फंक्शन होता था वो करता था। अच्छा। और बल्कि मैं बहुत कल्चरली एक्टिव था, तो पूरी रेडियोलॉजी की डिपार्टमेंट को मैं लेके पिकनिक पे जाया करता था। ओके। वहाँ हम लोग सारा दिन जो है, हमारी डायरेक्टर थी एम्स की, डॉक्टर स्नेह भार्गवा, वो मेरी हेड थी। तो वो पूरी यूनिट को हम लेके जाते थे और वी यूज्ड टू एंजॉय लॉट। वो एक दिन पिकनिक का होता था डिपार्टमेंट का, वो मैं ऑर्गेनाइज करता था सारा। तो शुरू से ये बातें थी कि कल्चरली थोड़ा एक्टिव था। और उस लड़के ने मुझे कहा कि ट्राई एक्टिंग इफ़ यू वांट टू। एंड माय ऑल प्रोफेसर यूज्ड टू टेल मी कि रेडियोग्राफी में कहाँ चले गए यार, ये ब्लॉक कैरियर है, तुम बॉम्बे चले जाओ और वहाँ जाके एक्टिंग का ट्राई करो। मैंने कहा मुझे बॉम्बे का रास्ता नहीं मालूम, कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो एनीवे इसने जब कहा तो मैं फिर नेक्स्ट डे तैयार हुआ सुबह सुबह एम्स जाने के लिए। लेकिन मैं बार बार अपने आप को शीशे में देख रहा था कि यार हीरो सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, अरे छोड़ो यार, जाना है नहीं। डबल माइंड वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एनीवे मैं हिम्मत करके चला गया और वहाँ जाके देखा तो करीब 200 लड़के लड़कियाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। ओके। तो मैं जाके, थोड़ा डोसाइल नेचर का था, तो अंदर पीछे बैठ गया। और कुछ आधे घंटे के बाद रोशन तनेजा साहब आए, उन्होंने पूरी नज़र डाली सबके ऊपर और सबसे पीछे मैं बैठा, मुझे बोला आप आ जाओ। सबसे पहले मुझे बुलाया और उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी कि इसे पढ़ो माइक के ऊपर। तो मैंने जब पढ़ा तो वो बोले यार तुम्हारी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो और इमोशन भी अच्छा था। कुछ माँ बेटे का एक सीक्वेंस था, मुझे याद है। तो वील सेंड यू ए टेलीग्राम, यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड वील सेंड यू। तो एक और लड़का था, 200 में से 2 लड़के हम लोग सेलेक्ट हुए। ओके। और मुझे दिल्ली में टेलीग्राम आया और मैं
फिर मैंने अपने अंकल से बात की और मैं और मेरा अंकल जो है, मुझे बॉम्बे का पता नहीं था, वो कई बार आ चुके थे, तो हम लोग जो है फिर बॉम्बे आ गए। और बॉम्बे में जो स्ट्रगल शुरू हुआ, आहा हा, बताइए उस स्ट्रगल के बारे में बताइए। स्ट्रगल बहुत टफ रहा मेरा बिफोर महाभारत। ओके। इट वॉज रियली नॉट टफ, वेरी वेरी टफ। तो पहले तो मकान ढूंढना, रहने की जगह चाहिए बॉम्बे में। फिर पैसे भी होने चाहिए जेब में। फिर हमने जगह ढूंढी और लकीली मुझे एक हॉस्टल मिल गया, और उस हॉस्टल में जो है हमने बेड ले लिया एक, 400 रुपया 6 महीने का। ओके। उस वक्त 82 की बात कर रहा हूँ मैं, और 50 रुपीज़ डिपॉजिट। दैट वाज मोर कंफर्टेबल फॉर मी। और अगले साल कुछ और लड़के भी हमारे आ गए एक्टिंग वाले, और उनको 6 महीने में निकाल दिया, क्योंकि वो शरारतें बहुत करते थे हॉस्टल में। ओके। और मैं थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर में रहता था, मुझे छोड़ के सबको निकाल दिया। ओके। और मैं फिर 4.5 साल उस हॉस्टल में रहा, और जिसकी वजह से मेरा कम खर्चा हुआ। स्ट्रगल तो ऐसा रहा कि उस वक्त जो है 4 रुपये की थाली मिलती थी खाने की, तो हम लोग 4 रुपये की थाली खाते थे। 500 रुपये महीने का बजट होता था टोटल, इंक्लूसिव एवरीथिंग, ट्रैवलिंग, खाना रहना सब। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खाने वाले ने उसके पैसे बढ़ा दिए, 5 रुपये कर दिया। हमने कहा एक ही सॉल्यूशन है, एक टाइम खाएंगे। हमने 4 रुपये की थाली जो दोनों टाइम खाते थे, हमने 5 रुपये की कर दी, तो एक टाइम खाना शुरू कर दिया। इस तरह का स्ट्रगल रहा, और टफ टाइम था, बहुत टफ टाइम था। उसमें सिर्फ ये था कि अनलिमिटेड खा सकते, तो एक टाइम में हम ज़्यादा खा लेते थे, जो दोनों टाइम चल जाता था। ओके। तो और ये दौर कई साल चला, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, जैसे ही मैं पास आउट होकर निकला, मुझे काम मिलना शुरू हो गया। ओके। और मेरे जितने दोस्त थे वो सब बोलते थे, यार तू सबसे पहले स्टार बनेगा, तू सबसे पहले निकलेगा, तेरी सक्सेस सबसे पहले होगी। ना जाने क्यों बोलते थे, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैंने कोई ऑफिस, कोई सड़क मुंबई की ऐसी नहीं है जहाँ मैं पैदल नहीं चला। क्योंकि क्या था कि मैं आपको बताऊं, मैं रहता था पहले विलेपाले ईस्ट में, और वहाँ से मुझे जाना था तो वर्सोवा, तो 25 पैसे अंधेरी स्टेशन तक और 25 पैसा वर्सोवा तक लगते थे। तो 50 पैसा जाना और 50 पैसा आना, 1 रुपया होता था। मैं क्या करता था, 25 पैसे के चने लेता था, और वो खाते खाते जो है पैदल चला जाता। ओके। बाहर सिनेमा के पास में एयरपोर्ट कॉलोनी है, वहाँ से लेके मैं वर्सोवा पिकनिक कॉटेज तक पैदल जाता, पैदल आना। तो ये क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो इस तरह का दौर रहा कि जहाँ मैंने हिम्मत नहीं हारी। जो सबसे बड़ी मेरी सक्सेस का है कि मैं हिम्मत नहीं आता, चुनौतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं लड़ना जानता हूँ अपने आप से, दुनिया से तो बाद में लड़ेगा, पहले अपने आप से लड़ना पड़ता है। तो वो मैंने लड़ाई बखूबी निभाई। और मैं जैसे आपको कहा कि कोई सड़क, कोई ऑफिस मैंने छोड़ा नहीं फिल्म का जहाँ मैं स्ट्रगल करने नहीं गया। बहुत सारी एम्बेरसमेंट भी हुई, पर इट वॉज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जो आदमी करोड़ों लाखों रुपए लगाएगा, एक सवाल अक्सर प्रोड्यूसर पूछा करते थे मुझसे कि भाई हम आपको क्यों लें। तो मेरा जवाब एक ही होता था, बिकॉज मैं एकेडमिकली स्ट्रांग था, तो मैं यही बोलता था कि मैं आपका पैसा रिटर्न करा के दूंगा इस फिल्म के माध्यम से। ओके। तो कुछ लोग बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने मुझे फिल्म में दिया। और ऐसा हुआ कि 83, 84, 85, 86 में एक टैलेंट हंट चल रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, इम्पा की तरफ से प्रोड्यूसर बॉडी जो है, उन्होंने हंट किया था, और मुझे याद है कि मैं उसमें फर्स्ट आया था। फरवरी 86, और मैंने 27 डेज में 34 फिल्म साइन की थी। लेकिन हुआ क्या, मेरी बैकग्राउंड नहीं थी सिनेमा की, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो करीब करीब 32 फिल्म वापस हो गई, 2 फिल्में रह गई। मैंने वो मेहनत करके वो दोनों फिल्में की। लेकिन उस 34 फिल्म का सबसे बड़ा जादू ये हुआ कि मुझे साइनिंग अमाउंट जो है करीब करीब 1,34,000 रुपये आ गया। जिसकी वजह से मैंने अपना पहला फ्लैट 1 रूम किचन ले लिया 1,25,000 रुपये में, अंधेरी में, डीएन नगर में। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट बन गई। कितना अमेजिंग ये बात है। सर मुझे बताइए कि ये पूरे दौर में आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, और आपने बताया कि इतना आपको ये फर्स्ट प्राइज लाके आपने 32 फिल्म साइन की।
कौन सा एक मोमेंट था जब आपको वो होता है, एक एक लो पॉइंट आता है जब आप लगता है कि मुझे शायद यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, या फिर क्या यहाँ से आगे बढ़ पाऊंगा, एक सवाल उठता है, वो लो मोमेंट कौन सा था, वो क्या हुआ था ऐसा जब आपको लगा कि यार इधर थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा थॉट कभी नहीं आया जिया मुझे कि मैं वापस चला जाऊं या मैंने गलती कर दी आके। मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे अपने घर वालों को, अपने फैमिलीज़ को, अपनी सोसाइटी को ये दिखाना है कि मैं स्ट्रगल करके आ गया। ओके। क्योंकि वो स्ट्रगल से मैं हारा नहीं, हम्म। ये बात पक्की थी। और मैंने मन में ये ठान लिया था कि जाऊंगा तो सक्सेस होके जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो आप कभी भी किसी लो में आप बिल्कुल नीचे नहीं हुए, आप आई वो लाइक मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगा? 100%, 100%। ऐसा इतना अमेजिंग है क्योंकि मुंबई में अपना घर खरीदना इज अ बिग डील, या और उस टाइम पर कहाँ से आप आ रहे हो वहाँ अपना घर वाज, तो क्या फैमिली का रिएक्शन था, पेरेंट्स ने कैसा नहीं, रिएक्ट किया? मैंने जिया कभी भी अपने पेरेंट्स को ये खबर नहीं दी कि मेरी हालत ये है मुंबई में, वरना शायद मेरी फैमिली वाले मुझे यहाँ टिकने नहीं देते। वो कहते जब घर में सब कुछ है तो यहाँ क्यों ये। बल्कि एक मोमेंट ऐसा है मेरी लाइफ में, आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि जून 83 का दौर है और मेरे पास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी था, तो सारा दिन मैं स्ट्रगल करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ जब मैंने मकान खरीद दिया, 5,000 रुपये ऊपर से मैंने ट्रांसफ़र चार्जेस दे दिए, बाकी खर्चा हुआ, तो मेरी जेब में पैसे नहीं बचे। मैं एक अनजान शहर में हूँ, घर मैंने ले लिया है लेकिन पैसे नहीं अभी। उस घर का दरवाज़ा ऐसा था कि ज़रा सा टच कर दो तो अंदर ही गिर जाएगा बेचारा, इतनी बुरी हालत में था। 17 दिन, 1 जून टू 17 जून मैंने खाना नहीं खाया। खाना था ही नहीं, पैसे ही नहीं थे तो खाता कहाँ से। 18 जून को जब मुझे लगा कि तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई है, तो वो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी जो मेरे हाथ में था, मैंने कहा यार इसका कुछ यूज़ किया जाए। और मैंने एक डॉक्टर के यहाँ कांटेक्ट किया, डॉक्टर केरकर हैं 4 बंगलोज़ में, उनके पास गया और उन्होंने मुझे बुलाया और क्या बात है, मैंने कहा मैं एक्टिंग के लिए मुंबई आया हूँ, मैं आई एम एक्सपर्ट इन रेडियोग्राफी, तो आप मुझे जॉब दे सकते हैं क्या। और उसके साथ साथ मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ था दिल्ली से। तो उन्होंने कहा देखो रेडियोग्राफी का काम नहीं है मेरे पास में, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम, आप मेरा हॉस्पिटल जो नया बना है नर्सिंग होम उसको संभाल लो। ओके। मैंने कहा बोला शाम को कर सकता हूँ, दिन में तो मैं स्ट्रगल करूँगा, दिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता जिसके लिए आया हूँ मैं। तो इवनिंग में 7 to 10 जो है मैं जॉब करता था। और मुझे उसके लिए मिलते थे पूरे महीने में 395 रुपीज़। तो 395 वहाँ से कवर हो गए, बाकी छोटे छोटे ऐड करता था तो मेरा 500 हो जाता था जो मेरा खर्चा था। और वो सब करके मैंने जैसे आपसे कहा कि मुझे काम मिलता रहा, काम हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहा ताकि मेरा दौड़ चलता रहा। और फिर काम बढ़ता चला गया और उसके बाद में 86 में महाभारत के ऐड निकली और सिलेक्शन शुरू हुआ। हम लोग उसमें कैसे ऐड निकली, कैसे अखबार में स्क्रीन पेपर में बड़ी ऐड निकली थी कि वांटेड न्यू एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फॉर B.R. चोपड़ा's महाभारत। ओके। और मैं चोपड़ा जी के यहाँ पहले भी काम कर चुका था आज की आवाज़ में। ओके। तो एक थ्रिल की ऐड भी की थी मैंने रति अग्निहोत्री के साथ और 250 रुपये मिले थे मुझे। वो टाइम ही कुछ और था ना। आज कैसा लगता है ना, आज टिप दे देते हैं इतनी। तो वो दौड़ दौड़ की बात है। और फिर उसमें जब मैं सिलेक्शन लिस्ट आई तो सबसे पहले मेरा नाम लिखा होता गजेंद्र चौहान एज कृष्णा। ओके। तो आई वॉज टू प्ले कृष्णा इन दैट। और रामायण और महाभारत का ये चल रहा था कौन सा पहले टेलीकास्ट होगा, और बाद में रामायण पहले आई तो महाभारत डिले हो गई। और महाभारत का क्या था कि मुझे कृष्णा था तो मुझे मलयालम फिल्मों का ऑफ़र आ गया कुछ। ओके। और मैंने मलयालम फिल्में काफ़ी की हैं और पैसा भी मिलना शुरू हो गया वहाँ से। लेकिन मेरा वहाँ पे जो खाना था ना वो खा खा के वेट बढ़ गया। तो जब मैं वापस आया तो रवि चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि कृष्णा कैसे करेगा, देखा क्या हालत होगी तुम्हारी। मैं बोला सर मैं वेट कम कर दूंगा, वेट कम हुआ नहीं। और फिर उन्होंने कहा नहीं,
मेरा और नीतीश भारद्वाज जिन्होंने कृष्णा किया, उनका बार बार स्क्रीन टेस्ट हुआ साथ में कई बार। ओके। और ही वॉज एक्चुअली महाभारत की कहानी में अगर बताऊं तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत सारे किरदार जो आपने फाइनली देखे ये वो नहीं थे ओरिजिनली। ओके। जैसे भीष्म पितामह जो जिन्होंने किया वो पहले द्रोणाचार्य का रोल कर रहे थे। ओके। और नीतीश भारद्वाज विदुर का रोल कर रहे थे, जूही चावला द्रौपदी का रोल कर रही थी, गोविंदा अभिमन्यु कर रहे थे, गोविंदा, और मैं पहले कृष्णा कर रहा था। और ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो अदला बदली हुए हैं, लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट आया वो लोगों को बहुत पसंद आया। ओके। और तो बाद में मुझे बलराम में शिफ्ट कर दिया गया, थोड़ा मोटापा पड़ने की वजह से। ओके। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं बलराम नहीं करूँगा, मैंने अपनी तैयारी जो है कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है। तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि देखो कृष्णा तो आपने सेलेक्ट कर दिया, नीतीश फाइनल हो चुका था। एक दिन मैं ऐसे ही किसी की बाइक पे घूमने फिल्म सिटी गया, अपने पास तो बाइक थी नहीं, तो आप तो जैसे भी स्कूटर से बस से घूमते फिरते थे। तो रवि चोपड़ा साहब वहाँ शूटिंग कर रहे थे, वो सीन कर रहे थे जहाँ भीष्म पितामह अंबिका अंबालिका का विवाह के दौरान एक चौथा एपिसोड था। तो मैंने रवि चोपड़ा साहब को जाके हेलो किया, तो वो शॉट ले रहे थे। तो अचानक फिर वापस उन्होंने मुड़ के मुझे देखा और बोले 1 मिनट रुकना, जाना नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ सर? बोले वेट करो। तो थोड़ी देर में उन्होंने कैमरामैन थे धर्म चोपड़ा साहब, जो चोपड़ा साहब के छोटे भाई थे, उनको पूछा कि मेरे को एक आइडिया आया है, क्यों ना गजेंद्र को हम जो युधिष्ठिर कर रहा है लड़का, वो मुझे पांचों के सेटअप में ठीक नहीं लग रहा है, क्यों ना इससे रिप्लेस कर दें युधिष्ठिर। तो मैंने सुना, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि युधिष्ठिर क्या होगा। तो मुझे बोला अभी जाना नहीं, कपड़े पहन के आओ जाओ। तो मुझे ऊपर ड्रेस मैंने ले गया, ड्रेसअप किया, जो आपने देखा है वैसा ही रूप जो है ले आए। तो बोले ये अच्छा लग रहा है। तो कैमरामैन को पूछा, बोले बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले एक काम करो, कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कल सर कुछ नहीं। बोले आ जाओ ऑफिस आ जाओ। ऑफिस ने बुलाया मुझे और पूरा लुक जो है मेकअप के साथ परफेक्ट, जो फाइनल देखा है आपने वैसे ही करके मुझे ऑडिशन लिया गया। तो सबको दिखाया गया ऑफिस में। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ही फिट्स इनटू दैट 5 ब्रदर्स के उसमें सेटअप में, बड़ा भाई भी लग रहा है और ऐसा। तो उन्होंने कहा राही साहब को दिखा लो, डॉक्टर राही मासूम प्रसाद जिन्होंने लिखा था। तो जैसे हम जाने लगे तो नीचे से राही साहब सीढ़ियों से आ रहे थे। तो गोफी पेंटर साहब ने बोला कि इनको युधिष्ठिर फाइनल कर रहे हैं। और ये बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले आपकी तरफ से फाइनल है? बोले फाइनल। बोले पंडित नरेंद्र शर्मा जी को दिखाओ, जिन्होंने ओरिजिनल इसको बोला है महाभारत को। तो गोफी जी जो हैं चोपड़ा साहब की गाड़ी में बैठा के मुझे इनके घर ले गए, पंडित नरेंद्र शर्मा जी के। और वहाँ उनकी बिटिया से बोले पंडित जी तो पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। थोड़ी देर बाद आके हम खड़े रहे वहाँ पे। तो पंडित जी आए, जो गोफी पेंटर साहब ने कहा कि चोपड़ा साहब ने इनको भेजा है, गजेंद्र चौहान है इनका नाम, और इनको युधिष्ठिर के रोल के लिए फाइनल कर रहे हैं। तो पंडित जी का क्या था, कैरेक्टर को देख के ना ट्रांस में चले जाते थे। उन्होंने कहा देखो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध तैयार है, युधिष्ठिर अपने रथ पे हैं, कृष्ण और अर्जुन भी तैयार हैं, सारे पांडव तैयार है, सारे कौरव तैयार है। अचानक युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और विपक्ष की ओर, मतलब सामने कौरवों की तरफ जाने लगे। तो अर्जुन अचंभित हो जाते हैं और वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये क्या हुआ बड़े भैया, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गए, ये तो कौरवों की तरफ जा रहे हैं। तो कृष्ण उस वक्त जवाब देते हैं कि अगर ये ना जाते तो मुझे ज़्यादा हैरानी होती। ये वो किरदार है जो कोई भी काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद देता है। तो वो जब जाके सबसे आशीर्वाद लेके वापस आते हैं, उसके बाद युद्ध आरंभ होता है। और अचानक पंडित जी मेरी तरफ मुड़े, बोले यही है मेरा युधिष्ठिर। एंड दैट वाज द फाइनल वर्ड फ्रॉम हिम, एंड दैट इज हाउ आई केम बैक टू द ऑफिस एंड आई वाज सिलेक्टेड, माय एग्रीमेंट गॉट साइन। दिस इज द बिगनिंग ऑफ युधिष्ठिर। और वहाँ से तो पूरा कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रगल जो भी रहा वहीं पर वहाँ से नई लाइफ शुरू हो गई, एकदम टर्न अबाउट। युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में भी स्थिर हो। ऐसा किरदार जिसके चेहरे पे, जिसकी बॉडी लैंग्वेज
मतलब इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें भी वो बैलेंस्ड आदमी था, सबसे संतुलित आदमी था युधिष्ठिर। आपने अर्जुन को देखा, आपने भीम को देखा, उनको गुस्सा आता था, लेकिन ये सबको रोक के रखता था। तो एंड वो वाइब भी था उस कैरेक्टर में। जब आप स्क्रीन पर आते थे तो वो बड़ा भाई कैसा होता है वही सब आइडलाइज भी करने लगे। मैं अभी हरियाणा में वाइस चांसलर था, हाँ हाँ 3 साल रहा वहाँ। तो वहाँ हरियाणवी लोग की क्या मान्यता है पता है? मुझे जब मैं फंक्शन में जाता था, बोले यार इसने नाश कर रखा है महाभारत का। जब भी अर्जुन और वो भीम लड़ने जाए ये रोक देता है, अरे एक बार हो लेने दे। तो दैट इज द कल्चर ऑफ हरियाणा। तो Okay. अलग अलग मान्यताएं हैं सब जगह, बट इस किरदार के लिए सर कितना आपको स्टडी करना पड़ा, या मुझे इसके राही लिए साहब आपने क्या ने, सैक्रिफाइसेस किए, जी कुछ जी, इसके बारे में बताइए। देखिए मैं तो एक बहुत ही पूजा पाठ वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ नॉन वेज नहीं चलता है, शराब नहीं चलती है। वो क्वालिटी तो शायद पहले से थी। और राही साहब ने, डॉक्टर राही साहब ने बड़ा हमको डिस्क्रिप्शन दिया कैरेक्टर के बारे में। रवि चोपड़ा साहब ने सेट के ऊपर बड़ी मदद की। वो बॉडी लैंग्वेज किसी की भी चेंज होती थी, फ़ौरन रोक देते थे। आप देखिए महाभारत में हर किसी का अपना अपना सिग्नेचर ट्यून थी अलग। हाँ वो ट्यून शुरू होती तो लगता था कि अब युधिष्ठिर आएंगे, अब कृष्ण आएंगे, अब शकुनी आएगा। हाँ तो हर एक को अलग वो दिया था उन्होंने म्यूज़िक। और मेरा किरदार तो उन्होंने कहा था टोन नीचे रखना, हमेशा सॉफ्ट टोन में बात करना हमेशा, क्योंकि ये किरदार वो नहीं है जो चिल्लाएगा, ये किरदार वो नहीं है जो गुस्सा करेगा। चेहरे पे इसके हमेशा संतुलन रहना चाहिए, लगना चाहिए कि बैलेंस्ड आदमी है लाइफ में, ये जो डिसीजन लेगा वो करेक्ट लेगा, और छोटे भाई कुछ भी करते रहें। तो इस तरह से मैंने उस किरदार को अपने अंदर उतारा, और वो बॉडी लैंग्वेज रखने की कोशिश की कि बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है। बल्कि आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, हाँ, और महाभारत मैंने सबसे बड़े का रोल किया है। और चारों भाइयों में आप एक्चुअली छोटे हैं। जी, आपने बताया आपके हाँ, 4 भाई हैं। 4 भाई, सबसे छोटा हूँ। हाँ और महाभारत में 5 में सबसे बड़े का रोल बड़े का रोल करते हैं। ओके, तो सर इस किरदार में कई शेड्स देखे, और एक डिफिकल्ट किरदार है ये, जो अपना धर्म नहीं छोड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है इसका। इसमें एक 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 वो भी आता है जब वो पासे फेंकता है शकुनी के साथ। सो कौन सा वो एक सीन है जो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा, और आपको लगा कि यार मैं ये कैसे कर रहा हूँ, या फिर आपको वो डिफिकल्टी आई उस कैरेक्टर को उस वक्त उस पर्टिकुलर मोमेंट को समझने में? नहीं, ऐसा है कि जो द्यूत क्रीड़ा थी ना, वो चोपड़ा साहब और रवि चोपड़ा साहब के बीच में थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि B.R. चोपड़ा साहब ये चाहते थे कि द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण एक ही एपिसोड में आना चाहिए, नहीं तो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। रवि चोपड़ा साहब कह रहे थे कि द्यूत क्रीड़ा एक में आएगी और चीरहरण अगले में आएगा, क्योंकि उनका मानना ये था कि दोनों काफ़ी फैला करके हमको दिखाना है, ऐसा नहीं दिखाना कि छोटा सा जुआ हो और ख़त्म हो गया। कॉज और बिकॉज, कॉज अच्छा होगा तो बिकॉज फिर और ऊपर जाएगा। हाँ तो उन्होंने कहा मैं द्यूत क्रीड़ा को इस हाइट पे ले जाऊंगा, बल्कि आपको सुन के हैरानी होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार आता है जिसमें एक कवर स्टोरी आई थी राजकोट की, कि एक आदमी जो है जुए का एपिसोड देखे हार्ट अटैक होकर डेथ हो गई। ही टुक इट सो सीरियसली। इवन माई ब्रदर इन लॉ, रियल जीजा जी दिल्ली में, वो जब उन्होंने ये देखा तो वो बहुत रोए, और मेरी सिस्टर को बोलते बर्बाद कर दिया, सब ख़त्म हो गया, देखो सब हार गया जो कमाया था ज़िंदगी में वो। तो इतना सेंसिटिव तरीके से लोगों ने इस बातों को लिया कि जो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर वो असलियत है, वो नकलीपन नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये समझते थे कि ये हो रहा है, अभी ये शूट करके नहीं दिखाया जा रहा है। बल्कि मेरी सिस्टर है मुजफ्फरनगर में, वहाँ गांव में गया हुआ था मैं, तो गांव वाले मुझे बोले कि आज तो महाभारत आएगा नहीं। बोले क्यों? बोले वो युधिष्ठिर तो यहीं आया हुआ है। तो अलग अलग थॉट थे। बल्कि कई तो ये कहते थे कि यार ये तुम अकेले क्यों घूम रहे हो, 5 क्यों नहीं घूम रहे हो? तो अच्छा, लोगों के अलग अलग बहुत इम्पैक्ट रहा, बहुत इम्पैक्ट रहा। सड़कें खाली हो जाया करती थी। आप ये देखिए ना, 96% तो ओवरऑल TRP, और कुछ एपिसोड की 99.6%। तो द एंटायर कंट्री वॉज, बल्कि एक जर्नलिस्ट आई थी स्वीडन से और हमारे सेट को विजिट किया उसने, और उसने नेक्स्ट डे कवर स्टोरी बनाई थी एक मैगजीन की कि
इंडिया अंडर कर्फ्यू फ्रॉम 9 to 10। Okay. तो कर्फ्यू जैसा लगता था, बल्कि एक मेकिंग ऑफ महाभारत ये है, एपिसोड है मेकिंग ऑफ महाभारत। उसमें पहले जो शुरुआत होता है वो ये जो क्लॉक टावर है चर्च गेट के, वहाँ से लेकर अंधेरी तक उन्होंने कैमरा शूट किया है। 3 लोग मिले हैं पूरी पूरी बम्बई में, 3 लोग रोड के ऊपर, अभी भी है वो, ऑन रिकॉर्ड है वो। Okay. हाँ, उसकी शुरुआत आप देखेंगे तो आपको 3 लोग मिलेंगे। Okay. तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। बल्कि आपको बताऊं, मैं लंदन में हमने शोज़ किए थे, वहाँ पे जो मेन बीबीसी चैनल है उसमें हिंदी में टेलीकास्ट नहीं करते हैं। महाभारत इज द फर्स्ट एंड द लास्ट सीरीज जिसको उन्होंने बीबीसी के मेन चैनल पे हिंदी में टेलीकास्ट किया, एंड दे हैव डन इट 6 times नाउ। Wow. वहाँ का एक किस्सा है, मैं लंदन टू दुबई, दुबई टू बॉम्बे आ रहा था, तो हमारे एक गुजराती दोस्त हैं, वो मुझे छोड़ने आए थे। तो उन्होंने जो काउंटर पे आदमी था उसको बोला कि यू रिकॉग्नाइज हिम। तो वो मुझे देखता रहा, अंग्रेज़ आदमी था। तो उसने बोला नो, बोला ही इज़ द वन, महाभारत यू हैव सीन, महाभारत महाभारत, यस यस, हाउ मेनी ब्रदर, बोला 5 ब्रदर, ही इज़ द एल्डेस्ट वन। तो मेरे को गहराई से देखा और मुझे एक बोलता है, वो अंग्रेज़ आदमी, आर यू द किंग हू डजंट टेल लाई। अब ये देखिए हमारी सभ्यता और संस्कृति कहाँ तक पेनिट्रेट कर गई उनके अंदर। Yes. तो जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, आज हम लोग उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। हाँ, और कितना इम्पैक्ट रहा है आपके किरदार का। जी। टेल अस, इतना हैवी कॉस्ट्यूम आपको पहनना पड़ता था, ज्वेलरी पहननी पड़ती थी, हैवी फील होता था, कैसा था आपको? नहीं, बहुत हैवी नहीं था वो। अच्छा। वो दिखने में बहुत हैवी लगता हाँ। था। रवि चोपड़ा साहब ने बड़ा स्मार्टली उसको बनवाया था। अच्छा। हल्का था। और एक ही जगह गलती हुई थी उनसे कि जहाँ पे वॉर शुरू होने वाला था, उन्होंने वो एस्बेस्टस शीट टाइप कुछ होता है जिसको बोल्ड करके उन्होंने हमारे ये कवच और ये बनाए थे। तो वो जब पहना और हाथ घुमा तो वो कट जाता था, हाथ कटते थे, ओह। ब्लीडिंग शुरू हो गई ओह। सबको। तो फिर रवि चोपड़ा साहब को बोला, वो 6000 बन गए थे, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिए कि माई आर्टिस्ट शुड बी कंफर्टेबल। दोबारा बनवाए, फिर जैसे ओरिजिनल कपड़े थे उसी का इम्पैक्ट देके वैसा बनाए। तो रवि चोपड़ा साहब ने, मैं कहूँगा कि बी आर चोपड़ा साहब का तो क्रेडिट है ही वॉज द अल्टीमेट, बट एंटायर क्रेडिट आई गिव टू रवि चोपड़ा साहब। क्योंकि सेट पे रहे, हम लोगों के साथ चले, हमारे लोगों के साथ मिलके हमारी तकलीफ़ें जो है वो उसको समझा उन्होंने, और एक एक आर्टिस्ट को बहुत कंफर्टेबल किया। जिसकी वजह से सब रिजल्ट आपके सामने, जो आज तक नहीं भूलते। जी। इनफैक्ट कोविड में भी दोबारा महाभारत ही देखी गई जी। तो इतना इम्पैक्ट रहा है इसका। सर, एक कोई सीन जो आप डिस्क्राइब करना चाहोगे जो आपके दिल के बेहद करीब है? द एंटायर सीरीज, एंटायर महाभारत अपने आप में है, बट एक सीन जो आपको शूट करने में डिफिकल्ट हुआ या आपके दिल के बेहद करीब रहा? नहीं, द्यूत क्रीड़ा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं। जुआ जो था ना, रवि चोपड़ा साहब ने मुझे, आपको बताऊं, 2 एपिसोड, एक तो द्यूत क्रीड़ा और एक चीर हरण, एक को 19 दिन लगे थे, एक को 25 दिन लगे थे एक एपिसोड को। और मुझे अकेले को बैठा के उन्होंने इतने शॉट लिए थे, आप अगर देखें तो उसमें जो बिल्डअप दिया गया ना, हाँ। एक धीरे 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 उसका जो एक एक चीज़ लूज़ कर रहा है वो, पहले हाथी घोड़े गए, फिर सैनिक गए, फिर ये गया, फिर रथ गए, एक एक चीज़ जो है उसका इम्पैक्ट उन्होंने जो बढ़ाया है। एंड वो कैमरे के पीछे से ना चिल्लाते थे, कम ऑन डू इट, आई वांट दैट। और वो जो आंसू हैं, नो ग्लिसरीन वाज यूज्ड इन दैट, वो आंखें लाल होना, बिकॉज आई कुड फील हिज वाइब्रेशंस व्हेन ही यूज्ड टू गिव मी इंस्ट्रक्शंस बिहाइंड द कैमरा। वो वाइब्रेशन से जो है ना मुझे अपने आप फेस पे बिल्टअप होता चला गया, और उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि मतलब लोगों ने दिल पे ले लिया उस बात को कि यार ये कमाल है। मुझे भी वो सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट पोर्शन लगता है, स्पेशली द्यूत क्रीड़ा, जहाँ पे वो हार रहा है और एक एक धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है। मैं आज खुद, आई टेल यू, माई सन इज ए वेल एजुकेटेड डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर इन बॉम्बे, गैस्ट्रो, और वो आज भी वो जुए का एपिसोड नहीं देखते हैं, बिकॉज नो सन विल लाइक हिज फादर टू बी लूजिंग। आज तक नहीं देखा उसने, देखता उठ के चला वो बहुत डिफिकल्ट है वो एपिसोड देखना। हाँ। ओके सर, इसका कोई ऐसा किस्सा बताइए जब किसी फैन ने आपको रियल में समझा कि ये सब हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे जो फनी भी होंगे, थोड़े अजीब भी होंगे, जहाँ पर आपको युधिष्ठिर समझकर ही आपको एड्रेस किया
और उनका कोई पर्टिकुलर सीन के बारे में आपको बोला कि ये क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ, तो वैसा कुछ किस्सा बताइए। देखिए, हमको सबसे ज़्यादा फैंस मिलते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, ओके। और गजेंद्र चौहान बहुत पीछे रह गया है, युधिष्ठिर बहुत आगे निकल गया है। मुझे ज़्यादातर लोग एड्रेस युधिष्ठिर ही करते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा और बाहर आ रहा था, एक लेडी आई, पंजाबी लेडी, मुझे हाथ पकड़ा, हे तो युधिष्ठिर है ना साडा? मैंने कहा जी हाँ जी, मैंने रोल किया। नहीं नहीं नहीं, रोल नहीं, तू साडा युधिष्ठिर है। तो अब उन लोगों को कैसे मनाएं? लोग आते हैं, पैर छू लेते हैं, मैं मना करता हूँ। एक बार अरुण गोविल साहब और मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थे और फ्लाइट थोड़ा लेट थी, तो हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अचानक देखा नीचे कुछ मूवमेंट हो रही है, तो देखा कि 90+ का एक आदमी जो है दंडवत प्रणाम में लेटा हुआ है, एक पैर उसका पकड़ा, एक पैर मेरा। और मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बोलते अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा सीधा, दोनों भगवान मुझे यहीं मिल गए। वाओ। तो आप सोचो कि लोगों की कितनी डीप फीलिंग। आज 37 ईयर्स हो गए महाभारत को। शायद ही कोई सीरियल होगा देश का जिसने इतनी इतना पॉपुलरिटी, impact जो किया इतना इम्पैक्ट इतने सालों के बाद भी है। मैंने आपका एक और किस्सा सुना था, जब ये जो पासे फेंकने वाली जो सब सीन था, उसके बाद किसी ने आपको कार को रोका कि तुमने हाँ क्यों हाँ ये हाँ हाँ, वो वो मैं मैंने अपने बेटे को स्कूल से लेके आ रहा था और मेरे पास फिएट होती थी उस वक्त। तो संडे का दिन था और जुए का एपिसोड ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं 1 बजे के करीब लेके गया था और सात बंगला के पास एक सिग्नल पे मैं गाड़ी खड़ी थी। पीछे से एक गाड़ी आई जिसमें काफ़ी लोग भरे हुए थे, वो वैन थी, और उसमें से मेरे को देखा और बोले, ओए युधिष्ठिर, जुए में सब कुछ हार गया, ये कार क्या द्रौपदी की लेके घूम रहा है? तो ऐसे से टॉन्ट भी होते थे। हाँ। बल्कि एक मुझे याद है, बेंगलोर से मैं फ़्लाइट पकड़ा और फ्लाइट काफ़ी खाली थी और मैं बैठा हुआ था। अचानक पीछे से एक लेडी आई उठ के, एक्सक्यूज मी, माई नेम इज़ लता ओबराय, आई फील लाइक स्लैपिंग यू। आई सेड मैम व्हाट हैव डन? तुमने अपनी बीवी को जुए में कैसे लगाया? अभी ये क्लास है जो फ्लाइट में है, नीचे के लोगों की क्या हालत होगी। हाँ। वो इतना सेंसिटिवली उसको लिए। कैसे हैंडल किया लेकिन आपने उनको? नहीं, मैंने कहा मैडम ऐसा है कि ये स्क्रिप्ट होती है, हाँ, हम तो कलाकार हैं। समझाया आपने? हाँ समझाया है, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। वो उसका चेहरा तमतमा रहा था गुस्से से मुझे देख के कि हाउ कैन यू पुट योर वाइफ ऑन द गैम्बलिंग। कितना एक्चुअली एक्टिंग आपकी ऐसी है, और आप जब स्क्रीन पर आते, और मैं अभी भी देखती हूँ वो महाभारत, कई बार जब मुझे OTT पर है और मैं अभी भी जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक जो चेहरा है, वो जो एक्टिंग है, और जितना आप स्ट्रगल करके वहां तक आए हो, यू नो इट शोज ऑन स्क्रीन कि आप वो एक्टिंग का इतना पावर है कि एक किरदार उसके साथ इस तरह जुड़ जाता है, यू नो दैट इज देयर। एक्चुअली आई एम ए हैप्पी गो लकी पर्सन। हाँ। मेरा विपरीत है वो किरदार जो है, वो सीरियस होना, वो संयम रखना, वो सहनशीलता होना, वो मेरे ओरिजिनल किरदार में नहीं है। ओके। हाँ, लेकिन मुझे अपने आप को चेंज करना ढालना पड़ा उसमें। कैमरे के सामने। हाँ। वो कहते हैं ना, कैमरे के सामने अलग ही चेहरा आना चाहिए, तो वो मैंने कोशिश की है और लोगों ने अभी जब आप ऑफिस में आए तो मेरे कान में युधिष्ठिर जी आए हैं, युधिष्ठिर जी आए हैं। मैंने कहा हाँ उनको बैठने तो, अभी कुछ मत बात करना प्लीज, पॉडकास्ट इंटरव्यू है वो मेरा हमारा। दूसरा क्या पहला नाम हो गया हाँ, अभी। एवरीबडी व्हेन यू केम इनसाइड कि युधिष्ठिर है ना ये महाभारत। नीचे लिफ्ट वाले ने मेरे साथ फोटो खिंचाया। हाँ हाँ, वो यहाँ पे सब बहुत बड़े फैन है युधिष्ठिर के। सर, इतना बेहतरीन कास्ट रहा है इसका, आप सबसे ज्यादा फ्रेंडली किसके साथ थे, किसके साथ ज्यादा आपकी बनी? नहीं, इसका नाम हमने रखा था महाभारत परिवार। ओके। तो करीब करीब सबसे ही था, क्योंकि वी यूज्ड टू ट्रैवल। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग डेली ट्रैवल करते थे, सारा दिन शूटिंग करते थे, शाम को फ्लाइट पकड़ते थे, शो करते थे रात को, सुबह फिर आके फिल्म सिटी में शूटिंग करते थे। तो ये दौर रहा है। एक्चुअली पॉपुलरिटी ऐसे शो से बढ़ती चली गई। व्हेन दे यूज्ड टू सी लाइव ना, पीपल यूज्ड टू कम एंड टच अस। हम लोग को टच करके देखते थे कि यार ये इंसान है या भगवान है। तो हमने तो एक बार जम्बूरी मैदान है गोरेगांव में, जहाँ हमारा वॉर का पोर्शन सीक्वेंस हुए थे कुछ, तो हम लोग एक दिन रात को बैठे थे। मैंने कहा यार अगर 5 पांडव असली वाले ओरिजिनल
आके पहाड़ी के पीछे से देखें तो वो भी धोखा खा जाएंगे, असली तो लगता ही है। और अभी दौर ऐसा आ रहा है कि जो महाभारत है वो लंदन में डिस्क के ऊपर स्टोर की है 1000 ईयर्स के लिए, ओके। ताकि ये चलता रहे। और मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा हो सकता है 400-500 साल के बाद जो हमारी पूजा होने लगी, हमारे पोस्टर तो बनने लगे हैं। हम लोग जलंधर गए थे एक शो के लिए, तो वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र था उसने क्या किया कि हमारे फ़ोटो के ऊपर मालाएं चढ़ाई हुई थी। अच्छा। तो हमारे प्रवीण कुमार जी जो भीम थे वो बहुत जॉली थे आदमी थे। हाँ। तो उन्होंने बोला, ओए जैन साहब है की कर रहे हो? करे जी आपकी पूजा हो रही है। वो कहता ये मालाएं तो मरने के बाद चढ़ती हैं, पहले हमने पहले ही चढ़ा दी हमारे ऊपर। तो वो तो भगवान के तौर पे सब मालाएं चढ़ा रहे हैं। हाँ, वो इतना इम्पैक्ट दे गया कि लोगों को लगा कि क्या ये कुछ आज भी, कैन यू बिलीव, आज भी इंटीरियर्स में असली समझते हैं। हाँ हाँ। मैं मनोज तिवारी साहब का किस्सा सुना था। Okay. मनोज तिवारी साहब ने एक दिन, जब मैं पहली फिल्म कर रहा था उनके साथ, उन्होंने बोला कि आपको मालूम नहीं, अगर मैं आपको अपने गांव ले जाऊं ना तो आपको सर दिखाई देंगे दूर तक, इतनी भीड़ होगी। हाँ। और मेरी मदर जो है आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उनकी मदर। अच्छा। तो बोले मुझे उनको मिलवाना है आपको। मैंने कहा कभी भी, एनी टाइम। तो बोले मैं जब महाभारत आती थी तो 7 किलोमीटर दूर से साइकिल पे जाके बैटरी लाता था ताकि टीवी बंद ना हो, माता जी को वो देखना। उन्होंने ये कहा था मुझे कि मुझे तीर्थ मत करवाना, लेकिन मुझे महाभारत दिखा दे। तो ब्लैक एंड टीवी के ऊपर वो एंटीना ऊपर छत पे जाके मैं पकड़ता था और माता जी नीचे टीवी देखती थी और मैं भी ऊपर से देखता था। वो दूरदर्शन हिलता हुआ आता था ना बीच में। हाँ। तो आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस हिलते हुए युधिष्ठिर को मेरे बाजू में बैठा है। तो जब उन्होंने अपनी माता जी को यहाँ बॉम्बे बुलाया शूटिंग पे, तो माता जी सीधा आके मेरे पैर छू लिए। तो मैंने बहुत मना किया, बिकॉज इट्स सो ऑड ना, आपसे बड़े हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं। और पर ये होता है, हम इसका कुछ नहीं कर पाए। इतने साल हो गए हम इस चीज़ का। आज एयरपोर्ट आज भी होता ही होगा। आज भी होता है, बहुत होता है, एयरपोर्ट पे तो बहुत होता है। वो कहता है कुछ राजस्थानी लोग, कुछ हरियाणवी लोग, कुछ यूपी बिहार इधर के जो नॉर्थ में हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉम्बे जैसी सिटी में तो समझते हैं कि भैया एक्टर हैं ये लोग। लेकिन फिर भी आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। महाभारत चल रही थी, सुबह सुबह मेरे घर पे बेल बजी। तो मैंने कहा भाई देखो कौन है। तो बोले जी युधिष्ठिर साहब से मिलना है। मैं गया, मैंने कहा बताइए। बोले वो सर मेरे फादर जो है ना बहुत बीमार हैं और हम कलकत्ता से आए हैं, हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिट कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि उसको आप आशीर्वाद दे दें। तो मैं तो अचंभे में आ गया, मैं कोई ये थोड़ी हूँ कि। तो वो इंसिस्ट करने लगे मुझे कि सर बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, उसमें है, ही इज़ नॉट वेरी वेल, अच्छी हालत में नहीं है, तो आप एक प्लीज़ उनके सर पे हाथ रख दीजिए। मैंने मजबूर होकर बाहर आके उनके सर पे हाथ रखा, वो लेके चले गए, खुशी खुशी एडमिट कराया। 15 दिन के बाद आए, उसके फादर चलते फिरते आए। हाँ। खुशी खुशी। मतलब आपका विश्वास क्या कर सकता है। उनका इतना विश्वास था मेरे ऊपर कि इनका आशीर्वाद से ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, उस किरदार को बिल्कुल सच मानने लगे। हाँ, और सच। उसी के हिसाब से भी एंड काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। जी। सर करण के साथ कुछ यादें आपकी एज युधिष्ठिर? करण के साथ तो बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं और सबके साथ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग पार्टीज बहुत करते थे। Okay. हमारे यहाँ रवि चोपड़ा का क्या होता था, रवि चोपड़ा साहब हमेशा बोलते थे कल तेरे यहाँ पार्टी है, कल अच्छा। तेरे यहाँ, आज मेरे यहाँ। तो वो पार्टीज हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, जब भी टाइम मिला पार्टीज का। और पार्टीज में पंकज वॉज ए वेरी जोवियल पर्सन था, हंसने खेलने वाला, जोक सुनाने वाला, मजाक करने वाला। और हम लोगों ने, मेरी भी नेचर कुछ ऐसी थी, तो मेरी और पंकज की बहुत जमती थी, बहुत। पुनीत, पंकज, अर्जुन, हम लोग साथ में बहुत मस्ती किए, बहुत ट्रैवल किए, बहुत शोज़ किए। ओके सर, अभी एआई ने महाभारत भी बनाया है और कई सारे एनिमेटेड भी आए हैं। 2013 की महाभारत को भी बहुत पसंद किया गया। हाँ, एकता कपूर की महाभारत को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, किस तरह से उन्होंने बनाया था। और लोगों ने फिर यही एग्जाम्पल दिया कि आपकी महाभारत देखी जाए तो उनसे सीखो कैसे महाभारत बनाते हैं। तो आप उस टाइम पर वीएफएक्स
किस तरह से मैनेज किए गए, कैसे उस टाइम पर महाभारत के जो वॉर सीन्स थे जो आज भी हमें रियल लगते हैं, कैसे उन्हें मैनेज किया गया, कितना डिफिकल्ट रहा वो देखिए, एक ही फ़र्क है, जितनी भी महाभारत बनी 4 बार बन चुकी है। संजय कांत साहब ने बनाई, चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बनाई और स्वास्तिक वालों ने बनाई। 4 या 5 बार बन चुकी है हमारी महाभारत के बाद। मैं एक ही फ़र्क मानता हूँ सब में, हमारी महाभारत में आत्मा थी, इनमें आत्मा नहीं है। क्योंकि जब तक आप फील नहीं दोगे ना कि युधिष्ठिर शुड लुक लाइक युधिष्ठिर एंड ही शुड स्पीक लाइक युधिष्ठिर, अर्जुन शुड टॉक लाइक दैट, हिज एंगर, हिज गुस्सा, वो दबा हुआ गुस्सा। तो दूसरा, राइटिंग का बहुत फ़र्क था। राही साहब ने दुनिया को कितनी सारी चीज़ें नई दी हैं, पिताश्री, माताश्री, ताजश्री। मैं एक किस्सा शेयर करूंगा आपसे। राही साहब ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए, मैं समय हूं। ये कैसे आया, इसकी कहानी आपके चैनल के माध्यम से आज मैं सुनाता हूं दुनिया को। राही साहब ऑफिस आते थे और लंच के टाइम पे अपने घर जाते थे खाना खाने। उनकी धर्मपत्नी जो है वो अलार्म लगाती थी 1 बजे का कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं तो खाना परोस देंगे। उस दिन अलार्म बजा नहीं और वो सोती रह गई और खाना बना नहीं। तो राही साहब जब घर गए तो खाना बोला तो बोले अरे मैं बना देती हूँ अभी। बोले नहीं नहीं, क्यों नहीं बनाया? बोले आज अलार्म नहीं बजा। तो बोले अलार्म क्यों नहीं बजा? एनीवे वो चले गए, आए, रात शाम को सो गए। रात को दिन का अलार्म रात को 1 बजे बज गया। वो गलती से कैसे लगा मालूम नहीं। हाँ। तो जब, और वो बहुत टेम्परामेंटल थे, शॉर्ट टेम्पर था उनका। हाँ। राही साहब का, अम्मा मियाँ ये कौन गलत जगह पे टाइम लगाया है, कौन है बेहुदा किस्म का इंसान है। हाँ। इस तरह की बातें करते थे। तो उनकी धर्मपत्नी कहा कि मेरे से गलती होगी, मैं दिन का लगाया हुआ, शायद रात का कैसे लग गया। तो उसके बाद राही साहब ने सोने की कोशिश की, वो सो नहीं पाए। फिर वो अपना जो राइटिंग रूम है जहाँ वो लिखते थे, राही साहब की, डॉक्टर राही मासूम रज़ा की मेज़ से, वहाँ बैठ के उन्होंने सोचा और लिखा कि यार समय बड़ा बलवान है, समय कुछ भी कर सकता है। समय मेरी नींद हराम कर दिया आज, अब मैं सो नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने उस रात लिखा कि मैं समय हूँ और आज मैं आपको हस्तिनापुर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द। और ये जब आके नेक्स्ट डे ऑफिस में सुनाया, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, जो नरेटर था ना, आपको याद हो हम लोग एक सीरियल आता था जिसमें हाँ। अशोक कुमार जी नरेशन देते थे। हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया था, एनटीआर को रखा था पहले, साउथ के जो एनटीआर साहब हैं उनको रखा। और किसी ने चोपड़ा साहब को एक दिन बोला कि सर वो साउथ के हैं, नॉर्थ में एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा अच्छा आइडिया, चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने दिलीप साहब को रखा, दिलीप कुमार साहब को। फिर किसी ने कहा कि सर आप महाभारत बना रहे हो, कनिष्ठ हिंदी है, ये उर्दू में बात करेंगे तो, और फेस भी वैसा है, हाँ। तो जमेगा नहीं सर। तो ये ढूंढ रहे थे कि नरेशन कौन करे। उस दिन जब राही साहब ये आइडिया लेके आए कि मैं समय हूँ और मैं आपको, तो सब बल्ले बल्ले हो गई। फौरन चोपड़ा साहब ने कहा दिल्ली चलो। एस गिल साहब डीजी होते थे दूरदर्शन के, उनको जाके सुनाया, वो चल पड़े, बोले फौरन शुरू करो। ओके। और दैट इज़ वाई ये एग्जिस्टेंस जो है, मैं समय हूँ, ऐसे आया दुनिया में, वो एक अलार्म की वजह से। ओके। और बहुत इम्पैक्टफुल है। वो शुरुआत ही ऐसे होती थी कि मैं समय हूँ, और फिर वो जिस तरह से नरेट होता था, हाँ। उसका काफी इम्पैक्ट था। हम सब बहुत में। इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट। आज भी आप शुरू करो ना महाभारत, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट से पकड़ में आ जाता सीरियल। हाँ। वेरी गुड स्टार्ट टू द एपिसोड। Yes. एंड रियली अमेजिंग। उसके बाद बहुत लोगों ने कॉपी किया, मैं पृथ्वी हूँ, मैं ये आसमान हूँ, मैं, पर वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया। वो नहीं इम्पैक्ट आया। और हरीश भिमानी वाज सो सुटेबल फॉर दैट वॉइस, परफेक्ट। वो अभी भी कानों में ऐसे कानों में गूंजती है, बजती है। मैं समय हूँ, लाइक रियली अमेजिंग। ओके सर, महाभारत के वीएफएक्स के बारे में अगर आप कुछ बताएं कि देखिए, जो वीएफएक्स war तो scenes- था नहीं ना तभी। हाँ। महाभारत जब शुरू हुआ तो लो बैंड पे शूट हुआ थोड़े एपिसोड, और उसके बाद हाई बैंड पे आया और फाइनली बीटा पे आया। ओके। और ये सारा क्रोमा हुआ है, जितना आपने देखा ना इफेक्ट, ओके। ये क्रोमा हुआ है। अभी आप देखिए वो कृष्ण जी का जो विराट रूप है, और जहाँ मृत्यु और जीवन के बीच का वो सब दिखाते हैं ट्रैवलिंग, तो वो 100 फीट बाई 60 फीट बाई 40 फीट का
क्रोमा लगाया था उन्होंने, उसके सामने किया हुआ है वो। ओके। और बहुत मेहनत हुई है, महाभारत में बहुत मेहनत हुई है। मतलब आप ये सोचो, एक एक सीन, भीष्म का वाणिज्य पे लेटे रहना, सारा दिन खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, क्योंकि वहाँ से उठ ही नहीं सकते। एक बार वाणिज्य पे लेट गए तो बहुत सारे घंटे लगते थे ताकि पूरे सीन निकाल लेते थे। ओके। एक एक किरदार आ रहा है भीष्म पितामह को, वो लेटे रहेंगे वहीं पे। अच्छा। फिर कृष्ण जी का ब्रह्मांड दिखाना मुंह के अंदर, वो बॉल रख के अंदर मुंह खुला रहना कई घंटे तक वो। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर आज कोई कहता है कि महाभारत में काम किया है और ऐसे ही है, तो मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि हमें पता है कितनी मेहनत हुई है इसके पीछे। तो वॉर सीन्स में भी बहुत मेहनत हुई होगी। वॉर सीन्स हमने किए थे जयपुर में। ओके। और जयपुर में एक दो हादसे भी हुए। दो रथ टकरा गए और एक रथ का जो बीच का रॉड होता है वो एक घोड़े के अंदर घुस गया और ब्लीडिंग हुआ। उस घोड़े के हॉस्पिटल ले जाके गया, उसका ट्रीटमेंट कराया गया। कई बार क्या होता था, हम लोग मेकअप कर रहे थे और एक्शन हो जाता था, तो भीम जी एक बार गिर गए पूरे रथ से नीचे, और धूल मिट्टी बहुत उड़ती थी। ऐसी जगह इन्होंने ढूंढी थी। आप देखिए, जब रथ भागते हैं ना तो धूल हो जाती है पूरी। उसके पहले इन्होंने क्या किया था कि 2 हेलीकॉप्टर हायर किए थे वो टॉप शॉट देने के लिए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर नीचे आए तो पूरी मिट्टी उड़ गई वो पंखे की वजह से, तो वो सारा कैंसिल करना पड़ा। फिर इन्होंने क्या किया, बहुत 120 फीट हाइट के वो लगाए, रैम्प्स लगाए, उसके ऊपर कैमरे रखे, और करीब 12 कैमरे एक साथ में एक शॉट को लेते थे, तो 12 शॉट हो जाते थे अलग अलग। और वो 18 दिन का फेज था हमारा जो जयपुर में हमने शूट किया। एंड टफ था वो, मिट्टी इतनी उड़ती थी कि खाने में भी मिट्टी होती थी सब। पर एनीवे काम किया, जोश था, लेकिन इट वाज वो जो सक्सेस थी ना उसके पीछे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि अभिमन्यु का वो चक्रव्यूह का रचना करनी थी, तो हमको सुबह 4 बजे उठाते थे, 7 बजे सेट पे रेडी। 1 घंटा दूर जगह थी वो, तो सब लोग बस में जाते थे, किसी को कोई गाड़ी नहीं, सब पूरी यूनिट एक बस में जाएगी। और जो लेट आएगा, 1 मिनट लेट आएगा, उसको 100 रुपया फाइन। 1 मिनट का 100 रुपया, 5 मिनट का 500 रुपया। सीरियसली? उसके अकाउंट से कट जाता था। मतलब एक किस्सा तो ऐसा है कि महाभारत के सेट पे चोपड़ा साहब आए 25 लोगों को लेके। और जूते उतार के अगर आप अंदर नहीं आए, जूते के साथ आ गए तो 100 रुपया फाइन। तो और गलती से आ गए तो नहीं, वो लिखा हुआ है बाहर, जूते उतार के जाइए आप। 100 रुपया नहीं तो 100 रुपया फाइन। तो चोपड़ा साहब क्या किए, 2,500 रुपया हाथ में लेके आए, भैया मैं जूते नहीं उतारूंगा, 2,500 रुपये रख लो। तो ऐसे से बड़ा लाइवली एटमॉस्फेयर था, बहुत मज़ा आता था। कोई किसी को बख्शता नहीं था। तो और हम लोग आजू बाजू जो आर्टिस्ट बड़े शूटिंग कर रहे हैं, जैसे एक बार जैकी श्रॉफ शूटिंग कर रहा था, तो उसको जाके किसी ने बोला, अरे वो पुनीत बुला रहा है आपको महाभारत के सेट पे। तो जैकी आ गया सेट पे, ए पुनीत तूने बुलाया था क्या? तो बोला नहीं नहीं, अरे जूते अंदर लेके आया। बोला 100 रुपया फाइन पुनीत को। तो खाने का ऐसे एटमॉस्फेयर होता था। खाने पे तो आक्रमण वर्ड आता था, खाने का ब्रेक नहीं होता था, आक्रमण। तो खाने की तरफ सारा पूरी यूनिट भागती थी। तो इतना मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बोरिंग हुआ कि अभी क्या आज नहीं जाना यार सेट पे, वैसा नहीं जाना। तो मन करता था कि चलो सेट पे, जिस दिन शूटिंग नहीं होती उस दिन भी जाके सेट पे बैठते थे। नाइस सर। मुकेश खन्ना जी ने बताया था कि बाणों की शैया जो थी वो अपने साथ लेकर गए उस एस याद। उनको इतना वो सीन काफी करीब रहा उनके दिल के। सो क्या आपने भी ऐसी कुछ कोई ऐसी चीज ली साथ में? इतना हमने एक भी वीडियो वायरल भी गया था जब आप सब रो रहे हैं जब महाभारत एंड हो रहा है। सो आपका टेक अवे क्या था? वो सीन ऐसा था कि वो लास्ट शॉट था महाभारत का, और वो मेरे ऊपर शॉट था और लंबा शॉट था बहुत, जहाँ वो धन्यवाद करता है हस्तिनापुर वासियों को, राजाओं को, पड़ोसियों को जो जो उनके लिए फ़ाइट किए थे। उसका लंबा सीक्वेंस था, तो 1 शॉट लेना था। तो यू शेप की ट्रॉली लगाई थी रवि चोपड़ा साहब ने कि यहाँ से शूट होगा, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म। उस दिन क्या हुआ, रोज़ आना पैकअप होता था, और जब ये शॉट ख़त्म हुआ और रवि चोपड़ा ने देखा ऐसे कैमरे पे, उस पर मॉनिटर पे कि ठीक है, तो उन्होंने कहा महाभारत पैकअप। तो सब लोगों को लगा ये अलग वर्ड क्या है, महाभारत पैकअप, पैकअप आता है रोज़। तो धीरे धीरे जब वो
डाइजेस्ट हुआ, अंदर सिंक करने लगा कि महाभारत पैकअप मतलब आज के बाद हमारे वो आर्मी वालों के फीते निकाल लेते ना, हाँ, तो हाँ। क्या कल से मैं युधिष्ठिर नहीं रहूँगा, कल से मैं अर्जुन नहीं रहूँगा, कल से मैं कर्ण नहीं रहूँगा। तो वो जो फीलिंग अंदर सिंक की ना, धीरे धीरे रोना आ गया सबको कि यार कल से क्या करेंगे। तो वो शूट कर रहे थे वो पूरा, वो अचानक वो ओरिजिनल है, किसी का नकली रोना नहीं है उसमें। हाँ, सब एक दूसरे को बहुत मिस करने वाला है, वैसा वाइब था। 3 साल हम लोग एक साथ रहे, सुबह शाम रात ट्रैवलिंग ये वो। पर जो फैमिलीज बन गई थी आपस में, सबकी वाइफ दोस्त बन गई थी, एक दूसरे के आना जाना इतना होता था कि लगता था सब अपने ही घर हैं। तो वो आज पैकअप हो गया, कल से क्या करेंगे। तो वो जो रोना वोना आपने देखा ना, वो रियल है एक्चुअली, सबकी आंखें भर आई, कोई लाउड रोया, कोई हल्का रोया, पर आंखें सबकी भरी हुई, सबके चेहरे उदास हो गए। और उस दिन रवि चोपड़ा साहब ने क्या था, जिनकी शूटिंग नहीं थी उनको भी बुलाया हुआ था, तो यू कैन सी एवरीबडी ऑन द सेट। ओके। हाँ बहुत हम भी काफी इमोशनल हो गए थे वो देखकर जी कि कैसा होता है जब आप इकट्ठे काम करते हो और फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद यू स्टार्ट मिसिंग ईच अदर, वो Right. वाइब पूरा दिख रहा था जी, जी। एज फैमिली। जी। ओके सर, आपको क्या लगता है कि युधिष्ठिर का इतना इम्पैक्ट रहा आप पर कि क्या आपको कोई और किरदार में लोग देख नहीं पा रहे थे? आपको जब अलग अलग कोई कभी विलन का रोल आया या फिर कभी कोई अलग किरदार आया, आपको लगा कि लोग आपको उसमें फिट नहीं कर पा रहे थे? कि युधिष्ठिर का वैसा इम्पैक्ट रहा आपके करियर में? नहीं, शुरू के 8-10 महीने रहा। महाभारत जब ख़त्म हुआ उसके बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग ये कन्फ्यूजन में थे कि इसको भाई का रोल दिया जाए, पिता का दिया जाए, चाचा का दिया जाए, कोई किरदार और दिया जाए। लेकिन वो मुझे याद है, मैं जब महाभारत के बाद पहली शूटिंग कर रहा था तो एक डायलॉग था उसमें कि अगर ये हुआ तो मगर मैं ऐसा कर दूंगा, मगर वर्ड था। मैं जैसे ही वो बोलने जाता था यदि आ जाता था मुझे, यदि ये हुआ तो डायरेक्टर मुझे बता रहे ये महाभारत नहीं है भाई, ये शूटिंग हो रही है, फिल्म की शूटिंग है, मगर बोलो। 22 रिटेक के बाद भी वो यदि आया, फिर मैंने डबिंग में ठीक किया उसको। तो इतना 3 साल लगातार वो भाषा बोलना, हाँ। किंतु परंतु यद्यपि कदापि कदाचित, वो हर सेंटेंस के कॉर्नर पे होता था। पर उस वक्त लोग बोलते हैं कि बड़े डिफ़िकल्ट डायलॉग थे, और पर हमको बहुत आसान लगते थे, इतना आसान लगता था कि एक फ्लो में निकल जाता। बल्कि एक किस्सा मैंने अभी शेयर किया है एक चैनल पे। एक रात को मैं 1 बजे लैंड किया बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो धर्म जी मिल गए, धर्मेंद्र साहब। वो मुझसे एक बात पूछी उन्होंने कि यार एक बात बताओ, ये जो महाभारत में तुम लोग डायलॉग बोलते थे, ये कोई पीछे से बोलता था तुम मुंह हिलाते थे? मैंने कहा नहीं पाजी, हम तो यार इतने लंबे डायलॉग कैसे याद कर सकता आदमी, और इतनी डिफिकल्ट भाषा। तो मतलब ही बीइंग एन आर्टिस्ट वॉज नॉट बिलीविंग इट। तो ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा उनका भी कि इतने सीनियर एक्टर हैं इतने, पर उनको लगता है कि ये कोई पीछे से बोलता है, ये होंठ हिलाता है सिर्फ, और डबिंग करते बाद में। पर आई मेड हिम कन्विंस, नहीं भाजी हम लोग याद करके बोले हैं। कहता है यार मुझे यकीन नहीं होता। सर सेट्स पर डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे महाभारत के, मतलब जिनको थोड़ा उसको रटना पड़ता है, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स हैं और लैंग्वेज भी इतनी डिफिकल्ट है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किसको होती थी? नहीं, ऐसा नहीं था ग्रुप में कोई। सबसे खुशकिस्मती ये रही कि जितने भी आर्टिस्ट थे वो नए भी थे और पुराने भी थे। सब ने काम किया हुआ था, लेकिन सबका काम सक्सेस नहीं हुआ था। तो पहली सक्सेस जो प्लेटफॉर्म से मिली वो महाभारत की मिली। और बल्कि आपको बताऊं, 2-3 किरदार तो हम लोग ऐसे थे कि जैसे नीतीश हुआ, मुकेश हुआ, या मैं हुआ, एक आधा कोई और, जो लाइट मैन थे ना या यूनिट, वो आपस में शर्त लगाती थी कि आज कौन भूलेगा इसमें से डायलॉग, कौन गलती करेगा। तो स्पेशली हम 3-4 की जो अच्छी भाषा है, हम लोग नॉर्थ इंडियन है, हिंदी में पढ़े हैं, तो नीतीश की भी अच्छी हिंदी थी। तो ये कंपटीशन होता था आपस में। अच्छा। इसलिए कोई भूलता नहीं था, भूलने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, पर प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन वो करेक्ट आती थी। और हमारे इतने लंबे लंबे सीन रवि चोपड़ा साहब ने 1 टेक में निकाले। तो वही मैंने कहा ना कि आर्टिस्ट सारे नए लगे पब्लिक को, लेकिन सब काम किए हुए थे।
हाँ, ये अच्छी बात रही। और उनको पहचान महाभारत ने दिलाया, वो प्लेटफॉर्म जंपिंग बोर्ड था हमारा सबका कैरियर का। यस, 100%। ओके सर, महाभारत के बाद आपने कई फिल्में की, और तो उस एरा के बारे में बताइए, जब आपने कौन सी फिल्म की और आपको अच्छा लगा काम करके, एक किरदार जो आपके दिल के करीब है, और आपने बॉलीवुड में क्या क्या फेस किया? बॉलीवुड में कभी भी मुझे लीड की तरफ, छोटी फिल्मों में तो मिला चांस, लेकिन बड़ी फिल्मों में हमेशा किरदार ही मिला। और एक बॉबी देओल की जो सेकंड टाइम बरसात बनी, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है। बल्कि लोगों ने कहा कि यू आर द नॉवेल्टी इन द फिल्म। तो वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और अच्छा बड़ा भी रोल था। लेकिन मुझे फिल्मों में उतनी सक्सेस नहीं मिली जो टीवी में मिली। टीवी में तो ऐसा दौर आया मेरा 92 के बाद में कि मैंने मुड़ के नहीं देखा। सीरियल पे सीरियल, सीरियल पे सीरियल, मतलब 8-8, 10-10 सीरियल ऑन फ्लोर है मेरे। हाँ, ऐसा दौर आया। हाँ, तो बहुत काम किया टीवी। टीवी के मैं बोलता हूँ कि हम लोग लीडिंग एक्टर्स थे उस वक्त, ए ग्रेड, ए प्लस प्लस प्लस। मतलब ऐसी, मतलब एक साल में मैंने 72 पायलट शूट किए थे एक बार। इतना मतलब गजेंद्र चौहान चाहिए, गजेंद्र चौहान चाहिए, गजेंद्र चौहान चाहिए। तो वो अच्छा दौर मेरा टीवी का बहुत अच्छा रहा। बहुत फिल्मों सारी का सीरियल्स हैं। उतना एक्सपीरियंस तो ठीक है। अंदाज फिल्म में मैंने बहुत अच्छा रोल किया था, प्रियंका चोपड़ा जिसमें लॉन्च हुई थी, हाँ जी। लाला दत्ता। तो आई प्लेड लाला दत्ता फादर। तो उसमें एक्टर भी अच्छे थे सब लोग, पर फिल्मों की सक्सेस उतनी नहीं मिली। शायद मेरी बैकग्राउंड नहीं थी फिल्मों से, शायद इसलिए लोग थोड़े हिचकते होंगे। सर Anyway, बॉलीवुड जो में भी यू हैव टू, बिकॉज इसकी बातें होती हैं कि बॉलीवुड में कैंप्स बने हुए रहते हैं, जी। तो क्या आपने भी वो सब देखा है कि कैंप्स के हिसाब से ही काम चल रहा है? आपस में नेटवर्किंग वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है इन बॉलीवुड। नहीं, नेटवर्किंग तो चाहिए आपको, लोगों से मिलना, नहीं तो लोग भूल जाते हैं आपको। हम्म। वो मैं करता रहा, लेकिन महाभारत होने के बाद में हमको बीआर कैंप का कैंडिडेट माना गया कि ये तो बीआर कैंप से है। ओके, तो जो सो बीआर कैंप्स एग्जिस्ट करते थे? कैंप तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी। कैंप तो होंगे होंगे, ग्रुपिज्म तो होता ही होता है, फेवरिज्म भी होता है कि इसको हटा के उसको ले लो, इसको हटा के उसको ले लो। तो ये सबके साथ होता है, कहीं हमको हटा के लिया गया, क्या किसी और को हटा के हमको लिया गया। तो ये दौर तो है, और ये रहेगा। ये राजनीति में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी है। ओके तो ग्रुप तो बने हुए हैं, नो डाउट। सर, एक बॉलीवुड आर्टिस्ट जिसके साथ काम करने में आपको मजा आया, आफ्टर महाभारत, आपको लगा कि उनके साथ थोड़ा अच्छा सा ट्यूनिंग रहा आपका? सलमान खान। ओके। तुमको ना भूल पाएंगे। वी लिटरली यूज टू प्ले टेबल टेनिस। मैं अच्छी टेबल टेनिस खेलता हूँ, तो मेरा सलमान, हम लोग खेलते थे सुबह साथ में, दौड़ वौड़ करना, और शाम को पार्टी करना। ही इज़ ए जेम ऑफ ए पर्सन। ओके। वो इमेज किस में अटक गया पता नहीं, लेकिन दिल का राज आदमी है। वेरी हेल्पफुल नेचर एंड वेरी डाउन टू अर्थ। लेकिन वो चेहरे से लगता है कि बहुत एटीट्यूड होगा इस आदमी में, वैसा नहीं है। ही इज़ थॉरोली जेंटलमैन, और बहुत अच्छे नेचर का है। हमने बहुत करीब से देखा उसको, और लोगों के दर्द को समझता है। मुझे याद है हम लोग जयपुर में शूटिंग कर रहे थे, तो कुश्ती का सीन चल रहा था, शरद सक्सेना और बाकी लोगों का। तो शरद सक्सेना कंधा उतर गया था, चोट लगी थी उनको। तो सलमान सबसे पहले, मैं, सलमान, महेंद्र वर्मा, हम लोग उसको गाड़ी में उठा के लेके गए थे और हॉस्पिटल गए। और जैसे ही वहाँ लोगों को पता चला कि सलमान आया, तो पूरा हॉस्पिटल नीचे। तो बड़ा रिक्वेस्ट करके सलमान भाई को बोला कि भाई आप जाओ वहाँ, यहाँ से, ये नहीं तो काम, ना तो ये ट्रीटमेंट होगा ना कुछ होगा। और एंड ही एग्रीड एंड ही वेंट अवे। ओके। बट आई ऑलवेज एडमायर हिम, थॉरो जेंटलमैन। सर, एक फिल्म जो आपको लगता है कि आपको करनी थी और पर फॉर सम रीज़न नहीं हो पाया, किसी के साथ अगर आपका काम करना डिफ़िकल्ट रहा, जिनको एक्टिंग करनी है टीवी में और बॉलीवुड में, आप एक क्या बोलोगे, कोई डिफ़िकल्ट इंसान के साथ कैसे डील किया जाए? देखिए, जहाँ तक सच्चाई का मामला आता है, मुझे एक सेट पे एक बहुत जूनियर आर्टिस्ट था, मतलब हमसे काफ़ी जूनियर,
मैं अपना सीन कर रहा था, उसी के साथ था, कोर्ट रूम ड्रामा था। तो मैंने अपने डायलॉग, लंबे डायलॉग थे, बोलते बोलते बीच में रुक गया। मुझे लगा कि थोड़ा लोचा हुआ है तो मैं इसको दोबारा करूँगा। तो मैंने डायरेक्टर को बोला सर इसको दोबारा करूँगा। तो मैं जब दोबारा तैयार हो गया तो वो मुझे बोलता है डायलॉग ठीक से याद कर लो। काफ़ी जूनियर मेरे से। मैं कुछ रिएक्ट नहीं किया उसको, मैंने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं। अगर मैं इम्पोर्टेंस देता तो विवाद खड़ा हो जाता। ओके। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कीप योर कूल और फिर सामने वाले को करके दिखाओ। अपना काम ही काम बोलेगा। हाँ, काम बोलेगा। करेक्ट। काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। अगर ग्लास मांझने को कहा जाए मुझे तो मैं इतनी सफाई से मांझूंगा कि देखने वाला बड़ा अच्छा मांझ जाए। तो अच्छा और बुरा होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। कोई काम दुनिया में छोटा बड़ा नहीं है, कोई रोल छोटा बड़ा नहीं है। आप परफॉर्मेंस कितनी करते हो। ओमपुरी का सीन याद होगा आपको गांधी में, एक शॉट जैसा है रोटी के ऊपर, लेकिन क्या परफॉर्मेंस की है। कैरियर कहाँ से कहाँ उठ गया। मैं आपको अपना बताऊं, बागबान में मुझे 2 बार रिप्लेस किया। इम्पैक्ट रहा उस रोल का मुझे। इनफैक्ट जिस तरह से आपने वो रोल किया, आई वाज लाइक यार ये हमारे युधिष्ठिर हैं। और वो काफ़ी इम्पैक्ट रहा सर उसका। हाँ जी। तो पहले मुझे अमित जी के वो बैंक मैनेजर जो अवतार गिल साहब ने किया वो रोल दे रहे थे। तो अमित जी ने कहा कि इसकी स्किन बहुत यंग है, ही लुक्स यंगर टू मी, मेरे बॉस नहीं लगते। तो मुझे रिप्लेस किया गया। फिर सेकंड टाइम मुझे वो जो बुक सेलर है जो अनंत देसाई ने किया, अनंत देसाई ने, वो दिया गया था। उसमें डेट क्लैश हो गई थी। एक दिन रवि चोपड़ा साहब का फ़ोन आया कि एक छोटा सीन है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है, तू कर दे। और 3 बड़े आर्टिस्ट हैं, सलमान है उसमें, अमित जी हैं और हेमा जी हैं और आप। तो बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा स्क्रीन पे। तो मैं सुबह शूटिंग पे पहुंच गया। जसलोक हॉस्पिटल के पीछे होंडा का शोरूम है, वहाँ शूटिंग थी। तो मैं अमित जी के पास गया। अमित जी जो है ना 2-3 कुर्सी लेके उस पर बैठते हैं हमेशा। ओके। तो मैंने अपनी कुर्सी बाजू में डलवाई और मैंने कहा सर कैन वी डू रिहर्सल। अमित जी को बड़ा अच्छा लगता है जब उनको कोई रिहर्सल के लिए बात करना, वो बहुत शौकीन है रिहर्सल करने के। पूरे सीन को ना कोरियोग्राफ कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये सर आइए। तो मैंने कहा सर आई एम सपोज टू डू व्हाट माई हार्ट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू डू टुडे। तो वो चौंक गए, क्या? मैंने कहा सर आई एम सपोज टू हिट यू विच माई हार्ट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू डू। उनका जवाब पता क्या था? हिट विथ फुल इंटेंसिटी। ये है कलाकार। मैं कलाकार को हमेशा परिभाषित करता हूं, जो आने वाले कल को आकार देगा वो कलाकार। लोग कला और कार बोलते हैं, कला आएगी तो कार आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आने वाले कल को जो आकार देगा, वो कैन चेंज द फ्यूचर टुमारो, वो कलाकार है। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो अमित जी का जो जवाब था ना, वो यहाँ फिट होता है कि हिट विथ फुल इंटेंसिटी। नहीं तो क्या होता है, बहुत सीनियर एक्टर जो होता है ना, वो चाहते नहीं कि कोई मुझे हिट करे। हाँ, दैट्स अमेजिंग। और वो किरदार वाकई में बहुत इम्पैक्टफुल रहा। छोटा सा रोल था, इम्पैक्टफुल रहा। और मुझे उसके बाद बहुत काम मिला उस रोल की वजह से। ओके। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस हमारे लिसनर्स के भी हैं जो कई लोगों ने भेजे हैं मुझे। एक फैन ने आपके सवाल पूछा है कि क्या आपको लगा कभी करियर में आपको जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है? शायद फिल्मों में। क्या जेलेसी तो एक इनबॉर्न क्वालिटी है। और जैसे जैसे मेरा कैरियर आगे बढ़ रहा था टीवी में, तो फिल्मों के भी ऑफ़र आते थे। पर मैंने देखा फिल्म की डिस्कशन हो गई, फाइनल हो गया, उसके बाद में 4 दिन के बाद फ़ोन नहीं आया। तो कभी पूछा कि भाई मेरा क्या हो, नहीं सर वो आपका जम नहीं रहा है। क्यों है, कोई रीजनिंग नहीं। ऐसा कई बार हुआ। तब मुझे जाके ये कहीं मन में डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं अंदर कोई ना कोई साइड लाइन कर रहा है। एनीवे आई सेड नोबडी कैन चेंज माई डेस्टिनी। और मेरी डेस्टिनी मेरे साथ है। कल मुझे जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए, फर्स्ट एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा हु बिकेम ए वाइस चांसलर, फर्स्ट मैन इन इंडिया टू नो सीटी स्कैनिंग, और जो सीरियल दिया वो भी नंबर 1 है।
तो जब डेस्टिनी एक गांव से उठा के मुझे यहाँ तक लाई है तो आगे भी लेके जाएगी। जब जब मेरा वक्त आएगा मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और जब वक्त नहीं आएगा तो कोई मुझे आगे लेके नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मेरे पूर्वजों का, मेरे बुजुर्गों का। मैं एक बहुत डिसिप्लिन लाइन जीता हूँ जी हाँ, बहुत डिसिप्लिन, खाने का, रहने का, मोस्ट सिंपलेस्ट। सर आप वो आपके इसमें दिख रहा है, यू स्टिल लुक सो, मुझे लग रहा है जैसे मैं वही युधिष्ठिर को देख रही हूँ जब मैंने उस दौर के महाभारत को देखा था। आई वाज सो सरप्राइज टू सी यू। मैंने कहा यार ये तो युधिष्ठिर ही हैं, आज भी युधिष्ठिर हैं। आप काफी अच्छा मेंटेन किया आपने अपने आप को। सो यू डू एक्सरसाइजेस, व्हाट डू यू डू? आई डू एक्सरसाइज एंड आई डू डाइटिंग ऑल्सो। डाइटिंग इन कंट्रोल। मतलब ब्रेकफास्ट इज ओनली फ्रूट्स, लंच इज लाइक यू नो वेरी सिंपल, दाल, एक सब्जी, दही, एक रोटी, और रात को सूप या ब्रेड बस, और 2 टाइम चाय। इतना मेरा सिस्टम है। और मतलब 1200 कैलोरी चाहिए आदमी को, शरीर को, तो मेरी 1200-1400 के आसपास ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई एक्टर को आप रियल लाइफ में देखते हो तो पहचान नहीं पाते हो, बट यू लुक एग्जैक्टली दैट कट ऑफ युधिष्ठिर इवन टुडे। That's really God's amazing. blessing. That's really amazing. I have to My say that. parents' blessings. मैं बहुत आपको देखकर I was so inspired. I was like यार ऐसा होना चाहिए. Really amazing sir. Okay sir, आपको you told me about discipline कितना है आपके अंदर. आप dialogues को हो, महाभारत की जो scenes हो, कैसे आपने एज पर डायरेक्टर काम किया है. आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन के एक्टर्स हैं वो उनमें डिसिप्लिन और वो एक्टिंग वाली बात है, वो जो यू नो दौर जो 90s का था वो अब है? एक तो सबसे ज़्यादा जो डिटोरेट आज के ज़माने में हुई, टीवी हो या फिल्म हो, डिक्शन बहुत ख़राब है लोगों का, एक्टर का स्पेशली। मुझे लगता है कि एक्टर को भाषा पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो कन्वे कर पाएगा 100 करोड़ लोगों को या 200 करोड़ लोगों को दुनिया में। आपका भाषा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे ध्यान नहीं देते लोग। जिंदगी ऐसा नहीं होता ना कि आप अगर शब्द को सही तरीके से नहीं बोलेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं देगा आपका। दूसरा, समय के साथ पैसे बहुत बढ़ गए हैं लोगों के, तो एक सीरियल करके इतना कमा लेते हैं कि उनको लगता है कि अब तो बहुत हो गया। फिर सेट के ऊपर ना बड़े लोगों की इज्जत नहीं रही। मतलब मैं एक शूटिंग कर रहा था तो एक एक्टर उसने जो लीड कर रहा था, तो वो डायलॉग के ऊपर कुछ बात चल रही थी। डायरेक्टर ने बोला आपको मालूम है ये कौन है? इन्होंने महाभारत की हुई है। बोले सो व्हाट? उस नए लड़के का ये जवाब था। मैंने बोला बेटा ऐसा है, आप अपने फादर साहब को जाके पूछिए महाभारत क्या है, आपको नहीं एहसास है। और महाभारत ऐसी मजाक में नहीं बन गई थी, बहुत कुछ। तो यू शुड रिस्पेक्ट पीपल जो आपसे पहले दुनिया में गए। हम तो किसी भी बड़े एक्टर को देख के कभी बैठे नहीं सामने। तो ये डिसिप्लिन मिसिंग है आज के दौर में। आज के दौर में जो सबसे बड़ी कमी है वो राइटर्स की है। राइटर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ भी लिखते हैं। मतलब मैंने ये नहीं बताऊंगा किसकी महाभारत बनाई हुई है, पर जो बड़ा फनी सीन था कि शकुनी और धृतराष्ट्र जो है वो एक स्विमिंग पूल के किनारे टहल रहे हैं, स्विमिंग पूल के, और अचानक जो है शकुनी का पैर फिसलता है। हाँ। और वो गिरते गिरते बचता है। तो अचानक वो देखता है ऊपर, तो महल के ऊपर 2 बच्चे बेटे, वो दोनों शकुनी के बेटे, वो खेल रहे हैं और उन्होंने वहाँ से केला खा के छिलका फेंका है। तो ये नीचे से शकुनी बोलता है मुझे विश्वास था ये तुम्हारी शरारत हो सकती है, मुझे लगता है तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। तो ऊपर से बेटा जवाब देता है माता श्री भी यही कहती है। हाँ, how is this possible? How can a writer write like this? It's insulting. महाभारत जैसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ के अंदर ये लिखा, ये कहना डायलॉग, इट्स इंसल्टिंग। तो मुझे लगता है जी, टैटूज बनाए हुए, बताइए। आई एम ग्लैड कि यू नो रवि चोपड़ा और बी आर साहब ने इस तरह की महाभारत बनाई कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि तुम इससे कुछ भी, इसे अब यू नो खराब नहीं किया जा सकता। लोग आपसे वही एक्सपेक्ट करेंगे। और जिस तरह से लोगों ने
यू नो द इम्पैक्ट दैट अदर महाभारत हैड. 2013 का मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा था, लेकिन अदर एकता कपूर महाभारत वाज, आई स्टिल सी एंड आई विल लाइक, कैसे कर सकते हैं ऐसा. आपने ये शब्द जो यूज़ किया ना, थोड़ा बहुत ठीक लगा था. हाँ, मतलब इट वाज नॉट अप टू दैट क्योंकि लेवल. वो एक लेवल जा चुका है. वो ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया उन्होंने कि उसको तोड़ना नामुमकिन है. जब हम महाभारत कर रहे थे और उसके बाद में शोज़ हमारे आए, तो पहले शोज़ अमेरिका से आए थे, तो पीटर ब्रूक्स का जो शो था उसने कैंसिल कर दिया था कि तो ये आ रहा है. ओह, फिर हमने एक शो किया था वेम्बले एरिना लंदन में, 57,000 क्राउड अंदर पैक्ड, और 57,000 से ज़्यादा बाहर लोग, और 3,000 पाउंड का टिकट था और 3,000 उसमें ब्लैक थी. 6,000 पाउंड का एक टिकट. और वो उसमें जो ऑडियंस थी उसमें ज़्यादातर 60-70% अंग्रेज़ लोग थे. वो आके एक एक टच करते थे हमारी बॉडी को, हमारे कपड़ों को. और लुक्स रियल, यू रियल रियल थिंग. मतलब वो हैरान थे इस बात को लेके कि ऐसा कुछ भी बनाया जा सकता. आपको बताऊं, बॉम्बे में 6 अप्रैल 92 को द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ वॉज महाभारत, ब्रेबन स्टेडियम के अंदर 60,000 क्राउड. उस वक्त 25,000 रुपये का टिकट बॉम्बे शहर में. और चीफ पीएम साहब चंद्रशेखर जी विद हिज एंटायर टीम, विद शरद पवार साहब एज चीफ मिनिस्टर विद हिज एंटायर टीम वॉज हियर. और ट्रेन रात भर चली थी क्योंकि रात को 2:30 बजे ख़त्म हुआ. शाम को 8 जैसे अंधेरा हुआ उसके बाद शुरू हुआ. और वॉरियर्स जो है रियल हॉर्सेस के ऊपर आए थे, एंट्री जो ली थी सबकी. तो रवि चोपड़ा साहब ने कोई कहीं चेकोस्लोवाकिया में कोई शो देखा था, उसको पैटर्न को लेते हुए ये महाभारत का शो बनाया, और इसकी पब्लिसिटी ऐसे हुई थी, द बिगेस्ट शो ऑन अर्थ. तो उस जैसा क्राउड, उसका रिस्पांस मैं भूल नहीं सकता. आज भी कानों में आवाज़ आती है. और स्पेशल ट्रेन चली थी रात को कि भाई ऑडियंस अपने घर जा सके. ये कहते हैं कि रिबेरो साहब उस वक्त कमिश्नर थे और शायद बॉम्बे का ये पूरा वायरलेस बंद किया गया था कुछ घंटों के लिए. अब देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट एक सीरियल ने लोगों को दिया, और कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कहीं भी. क्योंकि ये मुझे याद है मेरी बड़ी मामा से सर पे चुन्नी रख के ऐसे करके देखती थी, और फिर बहुत चीज़ भी वेरी, मैं छोटी थी बट उनको देखकर मुझे लगता था कि, एंड इसलिए मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, तो इकट्ठे जब देखते थे एज अ चाइल्ड में जब उनको देखती थी, इसलिए मैं ओटीटी पे चेक करती हूँ कि ऐसा क्या इम्पैक्ट था. एंड वाकई इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल टोटली. मैं अपनी मदर का सुनाता हूँ आपको. जब रामायण चल रही थी तो हमारा सिलेक्शन चल रहा था महाभारत के लिए. महाभारत शुरू नहीं हुआ था. तो मैं दिल्ली गया तो माता जी पूजा कर रही थी, और मंदिर के अंदर उन्होंने अरुण गोविल और दीपिका का फ़ोटो रखा हुआ था. तो मैंने तो थोड़ी हैरानी, मैंने कहा इनका फ़ोटो क्यों रखा है आपने? बोले ये राम और सीता हैं. मैंने कहा ये तो हमारे दोस्त हैं, एक्टर लोग हैं. मैंने कहा कल मुझे कृष्ण का रोल मिलेगा तो क्या करोगी? बोले मैं तुम्हारी भी पूजा करूँगी. मतलब इस देश में धर्म की क्या जगह है, आप सोचिए लोगों के दिमाग में. कहाँ से कहाँ पहुँच गए. पर लोगों के, ये बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली, मैं बताऊं भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक सिस्टम को फॉलो करते हैं. पूजा पाठ का है, कल्चर का है, बड़ों की इज्जत करना है, ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं अपने जीवन में. साल यही संस्कार हमको आगे लेके गए, यही संस्कार हमको पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट बनाते हैं. तो अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छी बात है, समाज के लिए भी अच्छी बात है. सर अभी जो ये एक दौर आया है मोबाइल फ़ोन्स का, जहाँ पर रील्स हैं, और रील्स एक अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम करके है सारे यंगस्टर्स को, कि हमारा रील वायरल जाना चाहिए, हमारे इतने नंबर्स आने चाहिए. आपका क्या कहना है कि आप रील्स देख रहे हैं, आपको ये इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए कोई भी नई चीज़ आती है तो वो यूज़ के लिए आती है, मिसयूज़ के लिए नहीं आती. मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल या जो नई चीज़ें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये मिसयूज़ ज़्यादा हो रही हैं, यूज़ कम हो रही है. तो ये आप यूथ को जो है ना एक गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं. आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और ये झूठी पब्लिसिटी है.
पब्लिसिटी आपके काम को मिलना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे इतने व्यूज़ आ गए, इतने व्यू, क्या होता है उससे? मेरे पास सब है लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं कोट यूज़ करता हूँ कि मेरा मैसेज जो है पब्लिक तक जाए। मेरे ज़्यादातर कोट आप देखेंगे फेसबुक पे तो माँ बाप को लेके होते हैं। 90% पेरेंट्स के ऊपर मैं करता हूँ। मुझे रात को कोई थॉट आ जाता तो मैं अगले दिन उसको लाइन अप करके पूरा बना के सुबह पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन वो आप उसमें देखोगे जो व्यूज़ आते हैं ना, एक भी आदमी ने अपोजिशन नहीं किया होता, उसके खिलाफ नहीं लिखा होता। उसने कहा बिल्कुल सही, 100% करेक्ट, ये तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा मैसेज इन जो ये बने हैं इनके थ्रू पब्लिक तक जाए, मिसयूज़ ना हो। मिसयूज़ बहुत हो रहा है आज। आप देखिए कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, सड़क पे पार कर रहे हैं और मोबाइल पे ध्यान जो है मोबाइल की तरफ है। हाँ, तो उससे मिसहैप्स भी होते हैं। वो एक बच्ची अंधेरी में थी, वो ट्रेन का ट्रैक पार कर रही और कानों पे हेडफोन लगाए और उसे मालूम नहीं पड़ा ट्रेन कब आई। तो ये मैं कहता हूँ मिसयूज़ है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम है मोबाइल हमारा, उसको कम्युनिकेशन के पर्पस के यूज़ कीजिए ना। आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा। सर आज के इंटरव्यू में जितनी जर्नी आपने बताई है फ्रॉम दैट छोटा सा गांव जहाँ पर मुंबई में जाना तो बहुत दूर की बात थी, जी वहाँ से आपकी जो जर्नी रही है और आपने आई वॉज वेरी, बिकॉज ये अवेलेबल नहीं है गूगल पे, जिस तरह से महाभारत से पहले आपने जो स्ट्रगल किया है, वो एक्टिंग का जो कीड़ा आपके अंदर था, चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, आपने 7 to 10 भी आपने हॉस्पिटल में काम किया है, ये इस तरह की स्ट्रगल रही है आपकी फ्रॉम दैट महाभारत जहाँ पर आपको आइडलाइज किया जाता है एज युधिष्ठिर, इतना इम्पैक्ट रहा, एंड एज एक्टर यू आर फैबुलस। आपको ये पूरा जो एफटीआई वाला मामला था, आप बिकॉज इवन पुनीत सर ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा तो है नहीं, मतलब उनको भी काफ़ी अजीब सा लगा ये पूरा मामला, कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि कंट्रोवर्सी थी किस बात की। आपको क्या लगता है, मतलब आपको ये लगता है कि अगेन साइडलाइन वाला थोड़ा सीन है और कोई नहीं चाह रहा था? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग? बिकॉज ऐसा मुझे है, भी ये बहुत अजीब सा लगा। ऐसा है जी आप कि मैं वो एक्टर हूँ जिसको 4 प्रोफेशन मिले एक ही लाइफ में। पहला मैंने मेडिकल किया, पैरामेडिकल किया। सेकंड मैंने फिल्मी दुनिया में आया। तीसरा मैंने पॉलिटिक्स देखी। और चौथा मैंने बहुत सारे पदों पे काम किया है। मैं पहले एफटीआई चेयरमैन बना, उसके बाद में दूरदर्शन में जो सीरियल सिलेक्शन कमेटी उसका चेयरमैन बना, फिर वो सेकंड टाइम रिपीट हुई। उसके बाद में 21 में मुझे वाइस चांसलर बनाया गया एक यूनिवर्सिटी का, हरियाणा के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी। और ये 4 काम मेरे को करने को मिले। लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर काम को बड़ी जिम्मेदारी से निभाता हूँ। जो प्रेशर एफटीआई में मेंटेन किया गया मेरे ऊपर, इट वाज ए क्रिएटेड कंट्रोवर्सी बाय सम पॉलिटिकल पार्टीज। Okay. ये स्टूडेंट का कसूर नहीं था इसमें। स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया गया। क्यों इंस्टिगेट किया गया? क्योंकि बीजेपी का मैं नॉमिनी था, तो मुझे जो है टारगेट करने के लिए, गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए, कि अगर आप देखें 15 की बात है ये, 2015 में, तो 14 में गवर्नमेंट आई, तो लोगों को लगा कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्रिएट किया गया। ओके। कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ये क्रिएट किया गया, स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया गया। और बैकग्राउंड में पैसा जो है कुछ लोगों का था, मैं उनके नाम जानता हूँ अच्छे से, बोलना ठीक नहीं है, पर उन लोगों ने एक बार मुझे फ़्लाइट में मिले और ये एक्सेप्ट किया कि यार मेरे तो 65 लाख रुपए घुस गए इसमें और हुआ कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने करीब 32 साल से पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ मैं, तो 32 साल से एक आदमी जो इतना लॉयल है उसको एक सेकंड में तो हटा नहीं देती है। तो सबसे खुशी की बात ये रही कि बीजेपी ने मेरा फुल फोर्स के साथ स्टैंड किया। मतलब मोदी जी हों, अरुण जेटली साहब हों, उस वक्त जेटली साहब आईएनबी मिनिस्टर थे, तो ये कभी थॉट नहीं आया कि हम आपको रिप्लेस कर देते हैं। कभी भी मुझे तरफ ये इशारा नहीं किया। उन्होंने कहा हट, रिज़ाइन नहीं करना है आपको। तो एक बार बल्कि जेटली साहब के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि सुना है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं। कहीं से न्यूज़ किसी ने फैला दी, फेक न्यूज़। बिग बॉस में कैंडिडेट चुने जा रहे थे, तो मुझे कहा गया। मैंने कहा सर, लाखों करोड़ों नहीं है, वो अरबों देंगे तब भी नहीं जाऊंगा। मुझे ये लालच नहीं है कि मैं ये पैसे के लिए अपना
लॉयल्टी छोड़ दूँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बीजेपी भी उतनी लॉयल रही मेरे साथ में उस केस में कि स्टूड बाय मी। जेटली साहब ने क्लियर बोल दिया था जब मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स की और जेटली साहब की, गजेंद्र चौहान को नहीं हटाऊंगा, बाकी बोलो क्या करना है, कुछ फंड्स चाहिए, कुछ आपको अपग्रेड करना है, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस बनाना है, इसको वो सब करके दूंगा, लेकिन गजेंद्र चौहान को नहीं हटाऊंगा। ये वर्ड से उनके। तो ये क्रिएटेड कंट्रोवर्सी थी बिकॉज इट वाज ए बेबी गवर्नमेंट और कुछ टारगेट करने के लिए मिल नहीं रहा था। तो एक पहला, अब ये बताइए कि मुझे कहा गया स्टूडेंट ने कि भाई इसको मीडिया ने भी कहा कि इसको तो भगवा रंग चढ़ जाएगा एफटीआई को। मेरे जाने से भगवा रंग कैसे, मैंने कोई पेंट करा देना उसका भगवा रहा। और वो काम किए, मैं बताऊँ, आज बता रहा हूँ मैं। हाँ। सबसे बड़ा काम मैंने जो किया, मैंने उसको डिप्लोमा को पीजी डिप्लोमा में कन्वर्ट कराया गवर्नमेंट से, जो 1960 से कोशिश कर रहे थे। 27 डेज के अंदर करवाया। फाइल लेके खुद गया मिनिस्टर के पास, हर टेबल पे गया और फटाफट करा के उसको डिक्लेयर किया कि ये डिप्लोमा जो है पीजी डिप्लोमा होगा, ताकि ये बच्चे आगे जाके कहीं फॉरेन में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहे, पीएचडी करना चाहे अपने सब्जेक्ट, तो कर सकते हैं। आज उसका फ़ायदा हो रहा है एफटीआई को। एफटीआई में मैंने करीब 23-24 बड़े काम किए, तो उनको साइड लाइन कर दिया गया मेरे। और बल्कि एंड में तो खबर फैलाई गई, मुझे एक चैनल ने लाइव इंटरव्यू में पूछा कि सुना कि आपको निकाल दिया गया वहाँ से। मैंने कहा आप रिकॉर्ड देखिए ज़रा, मेरा टर्म पूरा हुआ है, रिन्यू नहीं हुआ अलग बात है, और मैं ऐसी कंट्रोवर्सी में रिन्यू चाहता भी नहीं था और ना मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने टर्म पूरा किया। 3 साल पूरे किए मैंने। वो डेट रिटायरमेंट की थी 3 मार्च 2017, वहाँ तक मैंने टर्म किया। तो कभी कभी क्या होता है कि अफवाहें फैलती है ना, वो सच्ची लगने लगती हैं। मुझे बहुत टारगेट किया गया, बहुत बुरी तरह टारगेट किया, बल्कि मेरी वाइफ बीमार हो गई इस चक्कर में, क्योंकि मेरे घर के नीचे मीडिया 200 कैमरे खड़े रहते थे डेली 7 महीने तक। और जैसे मैं निकलता था शूटिंग के लिए, पीछे पीछे फॉलो करते थे, और शूटिंग पे वो कैमरे लेके बैठे रहते थे और दिखाते थे कि देखिए वो इधर से उधर जा रहा है, अभी निकलेगा, ये जाएगा। अरे मैं कोई इतना इंपॉर्टेंट, मैंने बल्कि एक जर्नलिस्ट को पूछा एक दिन, डू यू थिंक आई एम सो इम्पॉर्टेंट पर्सन कि आप दिन में कैमरे लेके मेरे पीछे घूमे? और ये बोले सर यू आर क्या यू आर द केक ऑफ द डे, ऐसा कुछ पता नहीं क्या क्या। ओके, द कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दैट मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि कंट्रोवर्सी थी कहाँ, कंट्रोवर्सी किस चीज़ की थी मुझे बताइए। वो ये चाहते थे कि बीजेपी का आदमी ना बने। अरे भाई आज से पहले जो गवर्नमेंट रही है उनके भी तो आदमी रहे ना। सारी जिंदगी उन्हीं के रहे। मेरे से पहले जो थे वो भी अपोजिशन पार्टी के थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैं आपको बताऊं कि हमेशा कुछ लोगों को टिकटें दे दी जाती हैं, कुछ को पद दे दिए जाते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, सिंसियरली काम कर रहे हैं, लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। तो मैं एक्चुअली चाहता था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, क्योंकि बॉम्बे में ऑफिस था और बॉम्बे के रह के मैं अपनी शूटिंग भी कर सकता, काम भी कर सकता। पर एनीवे मुझे अचानक कहा गया कि आपको एफटीआई चेयरमैन किया है, एक्सेप्ट किया। पर वो जो फिर हंगामा हुआ उसके बाद, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग तो था, पर मैं बहुत बैलेंस्ड आदमी हूँ, मुझे उसका रीज़न नहीं समझ आ रहा था कि ये हंगामा हो क्यों रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है। गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है। बल्कि बच्चे तो कहते थे ना कि हमें गजेंद्र चौहान से कुछ लेना नहीं, हमें आइडियोलॉजी से लेना है इसकी। तो आइडियोलॉजी तो हर व्यक्ति की अलग होती है ना, अपनी होती है, तो दैट बिलोंग्स टू यू। आप कपड़े क्या पहनेंगे, खाना क्या खाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप आइडियोलॉजी क्या अपनाएंगे, आपकी है। लेकिन मुझे टारगेट किया गया उस तरह। सर आपने अपनी लाइफ का बताया कि आपके बेटे डॉक्टर हैं जी, आपकी वाइफ भी आपके लिए इतनी कंसर्न रहती है। आजकल जो रिलेशनशिप है, शादियां जो बहुत जल्दी टूट जा रही हैं, तो आपका क्या कहना है, एक व्हाट डू यू थिंक कि एक शादी को सही रखने के लिए या रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है? एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे को वैल्यू करना। जब आप शब्द यूज़ करते हैं अर्धांगिनी, दैट इज़ हाफ पार्ट ऑफ यू। सो क्या आप अपने ही आधे पार्ट को वैल्यू देंगे? जो दूसरा आधा पार्ट है उसको भी तो वैल्यू देना पड़ेगा ना।
ऐसे ही पॉइंट वाइफ ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसको भी हस्बैंड को उतना। आई एम सो लकी, माई वाइफ इज़ सो डेडिकेटेड एंड सो लॉयल टू मी। मतलब उसने वो मेरे खिलाफ बात सुन ही नहीं सकती, किसी से बुराई नहीं सुन सकती। मैं अगर रॉन्ग हूँ ना तो भी नहीं सुनेगी। तो और मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अकेला आया था मुंबई में, एक धर्मपत्नी मिल गई, उसके बाद एक बेटा मिल गया, उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ आ गई, वो भी डॉक्टर है, उनकी एक बेटी आ गई अभी, हाँ। जो छोटी है। वाओ। तो 5 हो गए, 1 से 5 हो गए। तो परिवार छोटा सा परिवार है, हम लोग साथ में ही रहते सब। और माय सन इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। उसने MBBS किया, MD किया, DM किया, MRCP किया। तो और गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट है और उसका अच्छा नाम है बॉम्बे में। और ऐसे ही उसकी वाइफ है, वो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है, ICU। तो वो घर के पास ही एक नर्सिंग होम में चीफ फिजिशियन है। और डॉक्टर अंकिता चौहान, बेटा है डॉक्टर शमशेर सिंह चौहान। ओके सर, सो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कि आप उस दौर से लेकर जहाँ पर आप एक छोटे कस्बे को बिलोंग करते थे और वहाँ से लेकर आप मुंबई में अब अपनी फैमिली के साथ हो, ये पूरे दौर में लाइफ आपको क्या सिखाती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ? लाइफ जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता, मैं अपने घर की बालकनी में बैठा होता हूँ कि कहाँ से जर्नी शुरू की और कहाँ पहुँच गए। मुंबई जैसी जगह जहाँ मुझे रहने की जगह नहीं थी, आज मेरे पास फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टी है। तो अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ जो है, उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन हो नहीं सकती। कब क्या हो जाएगा ये नहीं पता। एक लड़का जो उस गांव से चला और एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाए, ये बहुत अमेजिंग है मेरे लिए। मैं 3 साल उस कुर्सी पे बैठा वाइस चांसलर की, और एहसास हुआ कि पद क्या होता है। बिकॉज यू हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नर, यू हैव टू रिपोर्ट डिस्कशन विद CM। तो बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करना। पर मुझे मेरा बेटा भी बोलता है मुझे कि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, कुछ गॉड गिफ्ट है कुछ, कि आपको कोई भी समस्या नहीं लगती, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता, यू आर रेडी विद आंसर। तो ये आपका असली टैलेंट अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। और शायद मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं इससे भी बड़े पदों के काबिल हूँ अपनी लाइफ में। मौका शायद आएगा आगे, देखते हैं कहाँ तक डेस्टिनी लेके जाती है। पर मुझे लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड होता है जहाँ आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो सेकंड का इंतज़ार शायद हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है। किसी के आता है वो वक्त, किसी के नहीं आता। पर मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में आया, जो मुझे एक गांव से उठा के मुंबई जैसे बड़े महानगर में ले आया। और महानगर में ले आया तो स्ट्रगल भी कराया, मेहनत भी कराई और फल भी दिया। तो लाइफ को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ जो जो हुआ, मैं कभी कभी अकेला बैठ के सोचता हूँ तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लंबी जर्नी मेरी रही है। 42 साल तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, और 4 प्रोफेशन डिफरेंट जो कि इनडिफरेंट है नेचर, उनमें काम करने का मौका मिला। कहाँ तो पैरामेडिकल, कहाँ फिल्म इंडस्ट्री, फिर पॉलिटिक्स, फिर ये बड़े बड़े पद। पर मैंने अपने को हर सिचुएशन में बड़ा कंफर्टेबल पाया। मैंने जब वाइस चांसलर की कुर्सी मैंने संभाली तो मुझे शुरू में 2-3 महीने में लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद ये हिल गया यार मैं। क्योंकि वहाँ एक यूनिवर्सिटी को संभालना, चलाना VC की जिम्मेदारी होती है। पर फिर मैंने कहा नहीं, आई टेक इट अप एज चैलेंज। और कैन यू बिलीव, 1 साल के अंदर अंदर मेरे को टिप्स से चीज़ें आ गई। इतना आसान लगता था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरे अंदर जो शायद सीखने की लालसा है ना हमेशा से, वो मुझे आगे लेके जाती है।
और आई एक्सेप्ट चैलेंजेस। मुझे लगता है ये चुनौती है, इसको मैं करके रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। देखिए, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि मौत के आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और वो तभी आएगी जब डेस्टिन होगी, वो होके रहेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। वो हर एक की ज़िंदगी में आएगा वो मौका। लेकिन ये जो चेंजेस है, जो चैलेंजेस हैं, इनको एक्सेप्ट करना आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सक्सेस मिलती है। इफ़ यू एक्सेप्ट ए चैलेंज, आपको कहीं ना कहीं वो सक्सेस की तरफ ले जाता है। और जब भी कहते हैं ना, तीर चलाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, तो पीछे हट के तीर चलाएंगे तो निशाने पे जाएगा और सही जगह लगेगा। तो अगर समय आपको थोड़ा पीछे ले गया ज़िंदगी में, तो वो आगे कोई बड़ा रास्ता आपके लिए खोल रहा है। तो दूसरा, मैं बदतमीजी सहन नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक दैट अनकल्चर्ड चीज़ें। और एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, और उस लाइफ ने जो जो दिया मैंने उसका उपयोग ही किया, सदुपयोग किया है, दुरुपयोग कभी नहीं किया। और मैंने अपने परिवार को भी वैसे ही संभाला है। माई सन इज़ द मोस्ट हम्बल सन इन द वर्ल्ड। एक डॉक्टर जो सुबह 8 बजे घर से निकलता है, शाम को 6 बजे अंधेरी पहुंचता है, उसके बाद वो क्लिनिक हैंडल करता है, रात को 1 बजे ख़त्म करता है, और रात को आके माँ बाप के पैर दबाता है। पढ़ा लिखा बच्चा, मुंबई का पढ़ा लिखा बच्चा, मुंबई में पैदा हुआ बच्चा, अगर रात के 2 बजे भी आएगा तो पहले माँ बाप के पैर दबाएगा, उसके बाद वो नहा के खाना खा के सोएगा। तो ये जो मैं दे सका अपनी फैमिली को, वो दिया, क्योंकि हमने भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही किया। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड ओन योर ओन चिल्ड्रन। जब तक उनको अपनाओगे नहीं, वो आपका साथ नहीं देंगे। लोग बच्चों के अपने बारे में बहुत शिकायतें क्यों करते हैं? अरे सुनता नहीं है, नालायक है, पढ़ता नहीं है। हमारे दोस्त बोलते थे कि यार, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम अपने बेटे को बोल सो जाओ यार, कब तक पढ़ोगे? मतलब ये मुझे लगता है ये मेरी सक्सेस है कि जब मैं एक नेक्स्ट जनरेशन को इतना लेवल तक लेके आया। फैबुलस सर, अमेजिंग टू टॉक टू यू सर। आपकी पूरी जर्नी, जितना हमने आपको महाभारत में देखा एज युधिष्ठिर, जो जिनको हम बहुत चाहते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में आई सॉ यू मोर एज गजेंद्र चौहान। उनकी जैसी जर्नी है, जितना आपका स्ट्रगल है, जिस तरह से आपने एक टाइम खाना नहीं खाया, बॉम्बे में जिस तरह से आपने पहला घर खरीदा, कैसे खरीदा, और कैसे वो आप पूरा दौर से गुजरे हो, कैसे आपको महाभारत मिला, और ऐसा लगा जैसे महाभारत आपके जरिए मैंने आज दोबारा ही पूरा महसूस किया। सो आपके बारे में और जाना वो सच अ प्लेजर। आई एम श्योर कि जो लिसनर्स आपके बारे में इतना जानना चाह रहे थे, वो बहुत अच्छा सोचेंगे इस इंटरव्यू के बारे में, उनको मज़ा आएगा आपके बारे में और जानकर। सर, 2 डायलॉग्स हो जाएं आपकी तरफ से। आप धर्मराज को धर्म संकट में डाल रही हैं। इतने दिनों के बाद आप डायलॉग सुनना चाह रही हैं। हाँ जी। एनीवे, मेरा एक दो फेवरेट डायलॉग हैं। पहले वाला सुनाता हूँ जो कम फेवरेट है, और एक बहुत फेवरेट है, वो बाद में सुनाता हूँ आपको। पहला तो ये है कि जब वनवास हो गया और सब वनवास जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो द्रौपदी आके मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी। उस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको संबोधित किया था, सारे भाई खड़े हैं, और उनके सामने द्रौपदी को समझाया था, क्योंकि द्रौपदी कहती है मैं वनवास में नहीं जाऊँगी। तो आप ये सुन के हैरान हो कि पूरी महाभारत में प्रभु श्री राम का नाम एक ही बार आया है, और वो इसी संवाद में है। ओके। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखिर पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती है और न मैं। उसे ना भीम की गदा रोक सकती, ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा पांचाली। चलो। एक तो ये है, और एक जो है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि हर माता पिता को अपने बच्चों को ये लाइन सिखानी चाहिए। ओके। और वो लाइन इतनी खूबसूरत लिखी है राय साहब ने कि उसमें
पूरा समेट दिया उन्होंने, कल्चर समेट दिया, देश के प्रति आपकी ड्यूटी समेट, सब कुछ कह दिया। वो सिर्फ एक लाइन का संवाद है लेकिन इतना इम्पैक्टफुल है, वो मैं आपके सामने सुना रहा हूं। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। Really amazing, sir. Thank you so much. Thanks a lot, sir. It was amazing meeting you. Thank you so much.